हमारा हीरो मामोरू रेमंड टीम का कैप्टन है और वो अपने दोस्तों को सॉकर क्लब में इनवाइट करने आता है ताकि उन्हें सॉकर खेलने के लिए मना सके, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि मामोरू अब तक फील्ड बुक नहीं कर पाया होता है। ये सुनकर मामोरू को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद शोका को पता चलता है कि उनका क्लब बंद होने वाला है। टीनो मामोरू के पास जाती है और उससे माफी मांगती है क्योंकि फील्ड बुक करने की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मामोरू कहता है कोई बात नहीं और डिसाइड करता है कि वो रिवर साइड जाकर एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों के साथ प्रैक्टिस करेगा। रिवर साइड पर जब मामोरू और बच्चे सॉकर खेल रहे थे, एक बच्चा गलती से बॉल कुछ गुंडे को मार देते हैं। मामोरू उनके पास जाके माफी मांगता है, लेकिन उनमें से एक गुंडा उसके पेट पर किक कर देता है। दूर से सुइया ये सब देख रहा होता है। एक गुंडा गुस्से में बॉल पर थूकता है और बॉल बच्चे की तरफ किक कर देता है, लेकिन सुइया एक पावरफुल किक मारता है जो कि एक गुंडे के फेस पर लगती है, जिस वजह से गुंडे डर कर भाग जाते हैं। मामोरू सुइया की किक की तारीफ करता है और उसे प्रैक्टिस के लिए इनवाइट करता है, लेकिन सुइया बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। अगली सुबह मामोरू सरप्राइज हो जाता है जब वो देखता है कि सुइया उसकी क्लास में ट्रांसफर स्टूडेंट बन गया है। ये देखकर मामोरू खुशी से झूम उठता है। ब्रेक टाइम पर मामोरू सुइया से बात करने जाता है और उसे सॉकर क्लब ज्वाइन करने के लिए कहता है, लेकिन सुइया साफ कहता है कि मैंने सॉकर खेलना छोड़ दिया है। तभी हांडा आता है और मामोरू को बताता है कि फ्यूकाई उसे ढूंढ रहा है। वो उसे प्रिंसिपल के ऑफिस तुरंत जाने के लिए कहता है। मामोरू प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचता है, जहां प्रिंसिपल बताता है कि इस हफ्ते उनका एक फ्रेंडली मैच होने वाला है जो कि टेकाकू एकेडमी के खिलाफ है। टेकाकू एकेडमी जो पिछले 40 सालों से जापान की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है। मामोरू सोचता है कि जापान की नंबर 1 टीम हमारे अगेंस्ट क्यों खेलना चाहती है, हमारे क्लब में तो सिर्फ 7 मेंबर्स हैं। नात्सुमी कहती है कि हमें और मेंबर्स ढूंढने पड़ेंगे, अगर हम मैच हार गए तो हमें अपना सॉकर क्लब बंद करना पड़ेगा। मामोरू क्लब जाता है और सभी को यह बताता है कि उनका अपोनेंट टेकाकू एकेडमी है। ये सुन के सभी लोग पैनिक हो जाते हैं, लेकिन मामोरू आसानी से गिव अप नहीं करता। वो नए मेंबर्स ढूंढने के लिए निकल जाता है और दूसरे स्पोर्ट्स क्लब में भी जाता है, लेकिन कोई भी सॉकर क्लब ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं होता। घर वापस आते वक्त मामोरू को शुइया मिलता है और वो उसे टेकाकू एकेडमी के अगेंस्ट उनके प्रैक्टिस मैच के बारे में बताता है। ये सुन के शुइया शॉक हो जाता है। मामोरू से कहता है कि उनके क्लब में एक मेंबर की कमी है और रिक्वेस्ट करता है कि वो अपना डिसीजन एक बार और सोचे, लेकिन शुइया अभी भी मना कर देता है और चला जाता है। शाम को मामोरू अपनी प्रैक्टिस जारी रखता है और बॉल को ट्रक के पहिए से पकड़ने की टेक्निक प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी केज़मारू आता है और मामोरू से पूछता है कि वो कौन सी प्रैक्टिस कर रहा है। मामोरू कहता है कि ये मेरे दादाजी की नोटबुक है और ये टेक्निक इसी में लिखी हुई है। केज़मारू सोचता है कि मामोरू ये सब कैसे समझ पा रहा है। केज़मारू मामोरू को बताता है कि उसने सॉकर क्लब ज्वाइन करने का फैसला किया है। सॉकर क्लब के मेंबर्स भी कैप्टन की स्पिरिट को देखते हैं कि वो कभी गिव अप नहीं करता, इसीलिए वो भी मामोरू के साथ स्पेशल ट्रेनिंग करने का फैसला करते हैं। ये सब सुन के मामोरू बहुत इमोशनल हो जाता है और सभी बहुत ही खतरनाक ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। आगे फ्रेंडली मैच का दिन आता है। मामोरू सबको नए मेंबर से मिलवाता है। एक जिसका नाम मात्सुनो है, जिसने कभी भी सॉकर नहीं खेली है, और दूसरा एक लड़का है जो गोश्त की तरह दिखता है, उसका नाम कजिनो है। उसने क्लब ज्वाइन इसीलिए किया है क्योंकि वो अपनी मौजूदगी सभी को दिखाना चाहता है। मैच शुरू होने वाला है और टेकाकू एकेडमी के मेंबर्स ग्रैंड एंट्रेंस के साथ एंटर करते हैं। कैप्टन कीडो कहता है कि मैं यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग देखना चाहता हूँ और वो फ्रेंडली मैच प्रपोज करता है। मामोरू टेकाकू एकेडमी के कैप्टन से मिलता है। कीडो कहता है कि ये उसकी टीम का इस फील्ड पर पहला मैच है, इसीलिए वो थोड़ा वार्म अप करना चाहता है। टेकाकू एकेडमी के मेंबर्स सॉकर खेलने में काफी ज्यादा स्पेशल एबिलिटीज रखते हैं। वो लोग नॉर्मल सॉकर प्लेयर की तरह तो नहीं लग रहे होते, बल्कि कोई म्यूटेंट जैसे ही दिखते हैं। कैप्टन कीडो मामोरू की तरफ शॉट मारता है, जिसे मामोरू सक्सेसफुली ब्लॉक कर देता है, लेकिन उसके ग्लव्स लगभग जल जाते हैं। ये सब देखकर मामोरू का एक्साइटमेंट बढ़ जाता है, लेकिन उसके टीममेट्स बहुत डरे होते हैं और काबेयामा तो तुरंत ही भाग जाता है। अभी मामोरू की टीम में सिर्फ 10 प्लेयर है। फिर कीनो एक और मेंबर को लाती है जिसका नाम मेगन होता है और वो नंबर 10 शर्ट पहनने का डिमांड करता है। हालांकि वो सॉकर नहीं खेल सकता। प्रिंसिपल को ये देखकर चिंता होती है क्योंकि टेकाकू एकेडमी जिस भी टीम को हराती है वो उन स्कूल्स की बिल्डिंग को बुलडोजर से डिस्ट्रॉय कर देती है। नात्सुमी सोचती है कि टेकाकू एकेडमी अपनी से कमजोर टीम रेमंड के साथ क्यों खेलना चाहती है। इस दौरान मामोरू की टीम काबेयामा को ढूंढ रही होती है, जबकि टेकाकू एकेडमी अभी भी इंतजार ही कर रही होती है।
होती है। हैनी जिम से पूछता है कि हमें ये मैच खेलने की क्या जरूरत है। जिम बताता है कि कमांडर को एक प्लेयर में इंटरेस्ट है जो अभी अभी स्कूल ट्रांसफर हुआ है, वो उसकी एबिलिटी देखना चाहते हैं। मामोरू की टीम काबेयामा को ढूंढ लेती है और वो एक क्लोजेट में छुपा होता है, लेकिन वो इतना मोटा होता है कि वो वहां पर फंस जाता है। श्रियोनजी उसे निकालने के लिए किक देता है। आगे कैप्टन की एडवाइस सुनने के बाद काबेयामा वापस आने के लिए तैयार हो जाता है। आशी न्यूज़पेपर क्लब से आती है और इस मैच के बारे में आर्टिकल लिखने का मन बनाती है। ककुमा चेस क्लब से कमेंटेटर बनने आ जाता है। दोनों टीम्स फील्ड में एंटर करती हैं और टेकेको एकेडमी और रेमंड के बीच मैच शुरू होने वाला होता है। रेमंड टीम किक ऑफ करती है और तुरंत अटैक लॉन्च कर देती है। र्यूगो 2 प्लेयर के टैकल से बचकर बॉल केजमारू को पास करता है जो पेनल्टी एरिया में जाता है और लेफ्ट विंग को पास करता है। बॉल अब पेनल्टी एरिया में पास होती है। र्यूगो जंप करके शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन टेकेको का गोलकीपर इसे आसानी से सेव कर लेता है। वो बॉल कीडो की तरफ फेंकता है। अब टेकेको टीम का टर्न होता है। कीडो एक लॉन्ग रेंज शॉट मारता है जो बहुत ही पावर के साथ मामोरू और बॉल को दोनों को ही गोल की तरफ उड़ा देता है। यही वजह है कि टेकेको एकेडमी पिछले 40 सालों से सॉकर स्ट्रीट पर राज करती आ रही है। लेकिन मामोरू अब भी खड़ा होता है और अपने टीममेट्स को इनकरेज करता है, कहीं वो डर न जाए। पहले हाफ में टेकेको एकेडमी 10 गोल स्कोर कर देती है, जबकि रेमंड टीम 0 के साथ निराश होती है। वो सभी एग्जॉस्टेड होते हैं, जबकि टेकेको के प्लेयर्स को पसीना भी नहीं आता। मामोरू फैसला करता है कि वो उन्हें सेकंड हाफ में ज्यादा दौड़ाएगा ताकि उनकी स्टेमिना ड्रेन हो सके, लेकिन रेमंड प्लेयर इतने थके हुए हैं कि वो सेकंड हाफ शुरू नहीं कर पाते। वो पूरी तरह गिव अप कर चुके होते हैं। सिर्फ मामोरू ही है जो खेलने के लिए रेडी है। टेकेको का कमांडर अभी तक उस व्यक्ति को नहीं देख पाया है जिसे वो ढूंढ रहा था। सेकंड हाफ शुरू होता है। कीडो मेंबर को डेथ जोन टैक्टिक डिप्लॉय करने के लिए कहता है ताकि वो उस व्यक्ति को बाहर ला सके। 3 प्लेयर हवा में जंप करते हैं और एक पावरफुल किक रिलीज करते हैं। बॉल मामोरू के चेहरे पर जा लगती है और उसे भारी चोट लगती है। उनका प्लान यह है कि वो रेमंड के प्लेयर को वायलेंस से क्रश करेंगे जब तक कि वो व्यक्ति बाहर नहीं आ जाता। सिर्फ मामोरू ही खड़ा रहता है और उनका टारगेट बन जाता है। वो अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर किक्स को ब्लॉक नहीं कर पाता। मेगन इस नजारे से इतना डर जाता है कि वो फील्ड से ही भाग जाता है और अपनी जर्सी उतार फेंकता है। टेकाको के प्लेयर्स मामोरू का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि वो गिव अप कर दे, लेकिन मामोरू फिर से खड़ा होता है और उनकी किक से टॉर्चर होता रहता है। सुया पूरा मैच देख रहा होता है और मेगन की उतारी हुई जर्सी को उठा लेता है। टेकेको एकेडमी अब 20 गोल स्कोर से आगे चल रही होती है। सुया फील्ड में नंबर 10 जर्सी पहनकर एंटर करता है। कीडो मुस्कुराता है क्योंकि वो व्यक्ति वही है जिसे वो ढूंढ रहे थे और वो आखिरकार आ चुका है। टेकेको एकेडमी का रियल मिशन अब शुरू होता है। रेमंड किक ऑफ करता है और तुरंत बॉल खो देता है। 3 टेकेको प्लेयर्स जंप करते हैं ताकि डेड जोन बना सके। सुया बॉल को ब्लॉक नहीं करता बल्कि सीधा अपोनेंट के गोल की तरफ भागता है क्योंकि वो विश्वास करता है कि मामोरू ब्लॉक कर लेगा और बॉल उसे थ्रो करेगा। मामोरू सुया को डिसअपॉइंट नहीं करता और वो अपने हैंड ऑफ गॉड टेक्निक को एक्टिवेट करके बॉल को पकड़ लेता है। साइड से देख रहा एक आदमी इसे लेजेंडरी इनाजुमा 11 टेक्निक का रूप में पहचान लेता है। बॉल सुया की तरफ फेंक दी जाती है। वो तुरंत जंप करके फायर टोर्नेडो का यूज करके गोल स्कोर करता है। रेमंड टीम पहला गोल स्कोर कर देती है। टेकेको एकेडमी का लीडर कहता है कि उनका मिशन कंप्लीट हो गया है और डाटा कलेक्ट हो गया है। टेकेको एकेडमी मैच को छोड़ देती है और अपनी हार एक्सेप्ट कर लेती है। इसका मतलब ये है कि रेमंड टीम ये मैच जीत गई। कीडो जाने से पहले मामोरू को बहुत गौर से देखता है और उसे मामोरू बहुत इंटरेस्टेड लगता है, लेकिन सुया तुरंत ही अपनी जर्सी उतार देता है और कहता है कि वो अगली बार नहीं आएगा। मामोरू सुया का शुक्रिया अदा करता है और फिर सभी लोग क्लब के पहले गोल की जीत सेलिब्रेशन करते हैं। अगली सुबह सब मीटिंग में बैठे होते हैं और पिछले मैच की शॉर्ट कमिंग डिस्कशन कर रहे होते हैं। तभी नात्सुमी आकर उन्हें बताती है कि उनका अगला फ्रेंडली मैच ओकल्ड हाई के साथ है और अगर वो हार गए तो क्लब बंद हो जाएगा। अगर वो जीत गए तो उन्हें इंटर हाई स्कूल सॉकर टूर्नामेंट में प्रैक्टिस करने दिया जाएगा। ये सब मेंबर्स को बहुत एक्साइटेड कर देता है। टेकेको के अगेंस्ट स्कोर करने की वजह से उन्होंने दूसरे स्कूल से अटेंशन अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया था। जब सब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ओटोनासी न्यूज़पेपर क्लब से आती है। वो उस मैच के बाद से सॉकर क्लब की फैन बन गई थी। जब उसे पता चलता है कि
उनका अगला अपोनेंट ओकल्ट है तो वो तुरंत ही पैनिक हो जाती है। ओटोनाशी बताती है कि उस स्कूल के बारे में बहुत स्कैरी रूमर्स हैं। जो प्लेयर ओकल्ट के खिलाफ खेलते हैं उन्हें 3 दिन बाद ही बुखार आ जाता है। अगर कोई ओकल्ट के खिलाफ स्कोर करने की कोशिश करता है तो उनके पैर काम नहीं कर पाते। सबको लगता है कि ये स्कूल शापित है। सभी लोग कहते हैं कि सुइया क्लब ज्वाइन करे ताकि वो ओकल्ट के अगेंस्ट लड़ सके। ये सब सुनकर ryugo को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे डर है कि सुइया सब स्पॉटलाइट ले लेगा। मामोरू सबसे कहता है कि दूसरों पर इतना डिपेंड नहीं करना चाहिए और खुद पर मेहनत करनी चाहिए। हम देखते हैं कि ryugo बहुत ही हार्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है क्योंकि वो रेमंड का मेन स्ट्राइकर बनना चाहता है। अगली सुबह मामोरू गलती से सुइया को हॉस्पिटल जाते हुए देख लेता है। वो आगे सुइया का पीछा करता है और पकड़ा जाता है। सुइया अपनी बहन यूका से मिलने आया था जो कोमा में है। इंटर स्कूल सॉकर फाइनल्स के बाद का मैच था जो किडाकावा और टेकाको के बीच था। यूका स्टेडियम गई थी सुइया को चीयर करने के लिए, जहां धक्का मुक्की में वो गिर जाती है जिसकी वजह से उसकी आज ये हालत हुई है। सुइया कहता है कि अगर उसने सॉकर नहीं खेला होता तो ये सब कभी नहीं होता। वो हमेशा खुद को ब्लेम करता है। उसने कसम खाई थी कि अगर यूका नहीं उठी तो वो सॉकर कभी नहीं खेलेगा, लेकिन रेमंड और टेकाकू मैच के दौरान उसने गेम खेलकर ये कसम तोड़ दी। उसे नहीं पता था कि उस दिन उसने वो जर्सी क्यों उठाई थी। मामोरू सुइया से माफी मांगता है क्योंकि उसने बिना कुछ जाने उसे परेशान किया था। अगले दिन ओटोनाशी सॉकर क्लब में मैनेजर बनने आती है। वो अपने कम्युनिकेशन स्किल का इस्तेमाल करके उन्हें ग्रो करने में मदद करना चाहती है। ryugo अब भी शूटिंग प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो सब टारगेट मिस कर रहा होता है। उसे लगने लगता है कि वो स्ट्राइकर पोजीशन के लिए सूटेड नहीं है। वो सुइया से बहुत जेलस फील करता है जो सिर्फ कुछ सेकंड में गेम चेंज कर देता है। ryugo सुइया से हारना नहीं चाहता है और वो चाहता है कि वो भी ऐसा शूट कर सके। मामोरू कहता है कि वो ryugo की किक को परफेक्ट करने में मदद करेगा और उससे कहता है कि वो खुद पर विश्वास करे और सुइया के शॉट की कॉपी ना करे बल्कि अपना खुद का शॉट बनाए। सब प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं और अब ryugo के शॉट्स मामोरू को पीछे ढकेलना चालू कर देते हैं। सुइया उन्हें देख रहा होता है। तभी नात्सुमी सुइया के पास आती है। उसे सुइया और उसकी बहन के बारे में सब पता होता है। वो कहती है कि उसका सॉकर छोड़ देना उसकी बहन को नहीं उठाएगा। वो हमेशा चाहती थी कि तुम सॉकर खेलो और बहुत गोल्स करो। नात्सुमी ये कहकर चली जाती है। आगे बॉल ryugo के पास आती है। इस बार वो अपनी ड्रैगन किक को परफेक्ट करता है और स्कोर कर देता है जिसे मामोरू भी नहीं रोक पाता और हैरान रह जाता है। सुइया आगे आता है और सबको सरप्राइज करता है। वो मामोरू से कहता है कि वो टीम ज्वाइन करना चाहता है। क्लब रूम में ryugo और सुइया फॉरवर्ड पोजीशन के लिए बहस कर रहे होते हैं। तभी किनो और ओटोनाशी आते हैं और उन्हें ओकल्ट के मैच का एक वीडियो दिखाते हैं। सब लोग सोच रहे होते हैं कि ओकल्ट के खिलाफ खेल रहे प्लेयर्स क्यों मूव नहीं कर रहे हैं। क्लब के सभी मेंबर्स ओकल्ट टीम के रूमर्स पर डिस्कशन शुरू कर देते हैं। अगला मैच रेमंड और ओकल्ट के बीच होने वाला है। काफी लोग मैच देखने आए हैं क्योंकि रेमंड ने कभी टेकेकू एकेडमी के अगेंस्ट स्कोर किया था। मैच से पहले मामोरू नात्सुमी से मिलता है जो कहती है कि अगर वो जीत गए तो स्कूल उनका इंटर स्कूल टूर्नामेंट का खर्चा उठाएगा। ओकल्ट के प्लेयर्स आते हैं और वो कर्स्ड प्लेयर्स जैसे दिख रहे होते हैं। मैच शुरू होता है और ओकल्ट किक ऑफ करता है। सूर्यवंशी बॉल चुराने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है। नंबर 10 अपना फैन शूट लॉन्च करता है लेकिन मामोरू अपनी गॉड हैंड टेक्निक से शॉट को ब्लॉक करके सबको सरप्राइज कर देता है। वो टीम को काउंटर अटैक के लिए मोटिवेट करता है। बॉल सुइया के पास जाती है जो टाइट मार्किंग के कारण बॉल ryugo को दे देता है। ryugo अपनी ड्रैगन किक का यूज करके गोल करता है जो अपोनेंट्स को शॉक कर देता है। मैच फिर से चालू होता है और ओकल्ट टीम से रेमंड टीम बॉल चुरा लेती है। बॉल ryugo को मिलती है और वो फिर से ड्रैगन किक के साथ एक और गोल कर देता है। केजमारू को लगता है कि मैच जीतना मुमकिन है लेकिन तभी ओकल्ट का कोच बहुत ही सीरियस हो जाता है। वो अपने प्लेयर्स से कहता है कि अपनी असली पावर दिखाओ। ओकल्ट प्लेयर्स एक शापित मंत्र यूज करते हैं जो अपोनेंट को हिप्नोटाइज कर देते हैं। वो गोस्ट लॉक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिससे अपोनेंट्स मूव नहीं कर पाते। मामोरू नंबर 9 का शॉट ब्लॉक नहीं कर पाता क्योंकि एक साथ 5 बॉल्स उसकी तरफ आती है। स्कोर अब 2-1 हो जाता है। सुइया को कुछ गलत लगता है और वो ryugo से अटैक रोकने को कहता है लेकिन ryugo नहीं मानता। ryugo एक और शॉट मारता है लेकिन गोलकीपर अपनी वैक्यूम स्पिन टेक्निक से उसका शॉट इजीली स्टॉप कर लेता है। ओकल्ट टीम बॉल नंबर 9 को पास करती है जो गोस्ट लॉक का यूज करके इजीली गोल कर देता है। अब स्कोर टाई हो जाता है और कर्सेस और ज्यादा इंटेंस हो जाती हैं। ओकल्ट टीम तीसरा गोल स्कोर कर देती है। फर्स्ट हाफ खत्म होता है और स्कोर 3-2 होता है जो कि ओकल्ट के फेवर में है।
सेकंड हाफ के लिए रेमंड टीम स्ट्रेटजी डिस्कस कर रही होती है। मामोरू कहता है कि ओकल्ट का कोच कुछ शापित मंत्र फूंक रहा है। वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है, लेकिन ये कर्स से ज्यादा कुछ और है। सेकंड हाफ शुरू होता है। शुया बॉल को पीछे पास करता है और टीम को शूट करने से मना कर देता है। उसे समझ आ गया है कि जब तक ओकल्ट टीम के कर्स का राज पता नहीं चलेगा तब तक सब शॉट्स बेकार हो जाएंगे। लेकिन यूगो अब भी अटैक करने का फैसला करता है। वो अपनी ड्रैगन शॉट मारने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार फिर फेल हो जाता है। ओकल्ट कोच अपने प्लेयर्स को गोस्ट लॉक के साथ अटैक करने का ऑर्डर देता है। ओकल्ट प्लेयर सर्कल में मूव करते हैं और मंत्र फूकने लग जाते हैं, जिससे अपोनेंट्स हिप्नोटाइज हो जाते हैं और मूव नहीं कर पाते। नंबर 9 गोस्ट लॉक का यूज करके बॉल लेकर गोल की तरफ बढ़ता है। तभी मामोरू अपोजिंग कोच के मंत्र को जोर से चीख कर डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से हिप्नोसिस टूट जाता है। मामोरू बॉल ब्लॉक कर लेता है और अपने टीममेट्स को समझाता है कि ओकल्ट का सीक्रेट क्या है। वो कहता है जब वो अटैक करते हैं तो सर्कल में मूव करके मंत्र का जाप करते हैं और ये हिप्नोटिज्म क्रिएट कर देता है। कोच का राज खुलने पर वो गुस्से में आ जाता है, लेकिन रेमंड टीम को अब स्ट्रेटजी समझ आ चुकी होती है। मामोरू तुरंत टीम को काउंटर अटैक के लिए गाइड करता है। सुरोंजी बॉल मामोरू को पास करता है और उस पर ट्रस्ट दिखाता है, लेकिन ओकल्ट का गोलकीपर अपनी हिप्नोसिस शुरू कर देता है। शुया तुरंत रियो को वार्न करता है कि गोलकीपर के हाथों को मत देखना, वरना तुम हिप्नोटाइज हो जाओगे। रियो को ये सुनकर शुया की अंडरस्टैंडिंग की तारीफ करनी पड़ती है। वो गोल को शूट करने का दिखावा करता है और बॉल शुया को पास कर देता है। शुया अपना फायर टोर्नाडो लॉन्च करता है, जो रियो के ड्रैगन पास के साथ कंबाइन होता है। दोनों मूव्स गोलकीपर को ओवर पावर कर देते हैं और बॉल गोल पोस्ट में जा गिरती है। स्कोर टाई हो जाता है और रेमंड टीम के प्लेयर्स में एक नई उम्मीद जाग जाती है। कीड़ो मैच छोड़ देता है क्योंकि उसने पहले ही मैच के रिजल्ट को प्रेडिक्ट कर लिया होता है। एक बार फिर रियुगो और शुया कंबाइन होते हैं और चौथा गोल स्कोर कर देते हैं। रेमंड टीम 4-3 से जीत जाती है। इस मैच के बाद रियुगो और शुया एक दूसरे को बेहतर समझने लग जाते हैं और टीम को समझ आता है कि सॉकर एक या दो प्लेयर्स का नहीं है, बल्कि 11 प्लेयर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन का गेम है। इस बीच रेमंड का कोच फ्यूकाई सीक्रेटली टेकाकू टीम के कमांडर को इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कर रहा होता है। आगे पूरे जापान के लोग बेताबी से इंटर स्कूल टूर्नामेंट का इंतजार कर रहे होते हैं। ऑर्गेनाइजर नाम ड्रॉ करते हैं ताकि ये डिसाइड हो सके कि कौन से स्कूल्स एक दूसरे के अगेंस्ट खेलने वाले हैं। नोसाई स्कूल रेमंड के अगेंस्ट पहला राउंड में खेलने वाला है। मामोरू बहुत एक्साइटेड होता है क्योंकि वो अपना पहला इंटर स्कूल टूर्नामेंट खेलने जा रहा है। आगे एक नए ट्रांसफर स्टूडेंट आता है जिसका नाम डोमोन है, जो सोई और कामा से प्रिंसिपल की ऑफिस का लोकेशन पूछता है। कोच फ्यूकाई क्लब रूम में आकर टीम को इन्फॉर्म करते हैं कि उनका पहला राउंड का अपोनेंट नोसाई है। डोमन रेमंड सॉकर क्लब ज्वाइन करने आता है और वो कीनो को पहले से जानता है। डोमन नोसाई के बारे में बताता है कि वो उनके अगेंस्ट खेल चुका है। वो कहता है कि नोसाई की स्ट्रेंथ और मूवमेंट्स बहुत अच्छी है और वो हवा में अनबीटेबल है, जो रियुगो के ड्रैगन क्रश और शुया के फायर टोर्नाडो को भी ब्लॉक कर सकते हैं। मामोरू उससे कहता है कि अगर ऐसा है तो हमें एक नई टेक्निक क्रिएट करनी होगी। सब अपनी किक्स प्रैक्टिस करते हैं और हवा में बॉल के लिए कम्पीट करते हैं। प्रैक्टिस के दौरान एक आदमी आकर उन्हें इनाजुमा 11 की कहानी सुनाता है। वो बताता है कि 40 साल पहले इनाजुमा 11 रेमंड की लेजेंडरी सॉकर टीम थी, जो अपनी अनबीटेबल टीम वर्क और स्किल्स के लिए फेमस थी। अगर वो चाहते तो वो वर्ल्ड क्लास टूर्नामेंट खेल सकते थे। मामोरू उस लेजेंडरी टीम का एक मेंबर का वंशज है। मामोरू के दादाजी दाइसुके इनाजुमा 11 के को फाउंडर थे। वो सॉकर का सिंबल थे। ये सुनकर मामोरू अपने दादाजी की तरह बनने का फैसला करता है। रात के खाने के दौरान मामोरू अपनी माँ से पूछता है, क्या मेरे दादाजी इनाजुमा 11 के मेंबर थे? उसकी माँ कहती है कि उसे नहीं पता। अगले दिन टीम नए टेक्निक्स क्रिएट करने की कोशिश करती है। सूर्योंजी और कुमाटो एक टेक्निक प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जिसे वो लाइटनिंग जंप कहते हैं। शिशिरो एक हिडन बॉल टेक्निक प्रैक्टिस कर रहा होता है। किनो सोचती है कि इस तरह कोई नई टेक्निक बनाना मुश्किल है। किजमारू को चिंता होती है क्योंकि उनके पास नोसाई के अगेंस्ट बिना नई टेक्निक के जीतने का कोई चांस नहीं है। मामोरू सबसे कहता है कि हम बिना नई टेक्निक के भी जीतेंगे
और इनाजुमा 11 बनेंगे। तभी शेफ बोलता है कि एक बुक है जो इनाजुमा 11 के सीक्रेट मूव्स के बारे में बताती है। ये सुनकर सब सरप्राइज हो जाते हैं। मामोरू को अपने दादाजी का नोटबुक याद आता है जो उन्होंने छोड़ा था, लेकिन शेफ कहता है कि वो सिर्फ एक छोटी सी बात है। असली सीक्रेट नोटबुक रेमंड स्कूल में छिपी हुई है। अगले दिन शेफ सबको इन्फॉर्म करता है कि वो नोटबुक प्रिंसिपल के ऑफिस में छिपी हुई है। आगे टीम उसकी शेफ अनलॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन नात्सुमी उन्हें पकड़ लेती है। नात्सुमी कहती है कि तुम जिस चीज की तलाश कर रहे हो वो बेकार है, क्योंकि कोई भी इसे समझ नहीं सकता है। लेकिन मामोरू नोटबुक देखकर सबको सरप्राइज करते हुए समझ लेता है। नोटबुक के हिसाब से अपोनेंट्स के एरियल अटैक को न्यूट्रलाइज करने के लिए इनाजुमा ड्रॉप यूज किया जा सकता है, लेकिन कोई को समझ नहीं आता कि मामोरू के दादाजी ने इनाजुमा ड्रॉप कैसे बनाया था। डोमोन जॉगिंग करते हुए सोचता है कि इस क्लब में चुराने लायक तो कुछ खास नहीं है। तभी टीम स्पेशल ट्रेनिंग सेशन में बिजी हो जाती है ताकि स्ट्रेंथ और कॉम्बैट इंप्रूव कर सके। शुया को समझ आ जाता है कि मामोरू के दादाजी ने इनाजुमा ड्रॉप कैसे बनाया होगा। शुया मामोरू को समझाता है कि सबसे पहले एक प्लेयर जंप करेगा, फिर दूसरा प्लेयर उसे स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज करेगा ताकि ज्यादा हाइट तक जा सके। जब दूसरा प्लेयर ऊपर होगा वो ओवरहेड किक करेगा। मामोरू को लगता है कि शुया बहुत समझदार है। शुया ओवरहेड किक करेगा और स्टेपिंग स्टोन काबेयामा बनेगा। कीनो स्पेशल ट्रेनिंग शुरू करवाती है ताकि काबेयामा ज्यादा जंप कर सके और शुया उन्हें सबसे ऊपर जंप करने की प्रैक्टिस करवाता है। सब शाम तक बिना रुके प्रैक्टिस करते हैं और अगले दिन शुया और काबेयामा इनाजुमा ड्रॉप का प्रैक्टिस करने लगते हैं। रनिंग स्टार्ट के बाद शुया और काबेयामा जंप करते हैं, लेकिन काबेयामा हाइट से डर जाता है और अपना बैलेंस खो देता है। शुया भी बैलेंस खो देता है। अगर काबेयामा अपनी आंखें बंद करेगा तो शुया को बहुत दिक्कत होगी। कीनो उससे कहती है कि वो जमीन पर नहीं बल्कि शुया पर देखे, लेकिन वो फिर भी नीचे देखता है। काबेयामा का हाइट का डर दूर करने के लिए उन्होंने स्पेशल एक्सरसाइजेस तैयार की होती हैं, लेकिन जितना भी ट्राई कर ले वो अभी तक कामयाब नहीं हो पाते। आगे काबेयामा गलती से शुया को अकेले प्रैक्टिस करते हुए देख लेता है। शुया 1000 बार जंप करके ओवरहेड किक करने की कोशिश कर रहा था। काबेयामा भी सबको डिसअपॉइंट ना करने के लिए घर पर प्रैक्टिस करने का फैसला करता है। उसका छोटा भाई आता है और कल के मैच को देखने का इंतजार करता है और उसे चीयर करने का वादा करता है। उस रात मामोरू अपने स्वर्गीय दादाजी से मन ही मन में कहता है कि वो अपना बेस्ट खेलने की कोशिश करेगा और इनाजुमा 11 लेजेंड बनेगा, जिस टीम को उसके दादाजी ने कभी कोच किया था। अगली सुबह सब नोसाई हाई स्कूल पर इकट्ठा होते हैं। ये स्कूल जंगल के बीच में है और नोसाई क्लब के मेंबर्स जंगली जानवरों के तरह बिहेव करते हैं। वहीं रेमंड के पास चीयर करने के लिए सिर्फ 3 बच्चे होते हैं, जिनमें से काबेयामा का छोटा भाई भी शामिल है। पहला क्वालिफाइंग राउंड शुरू होता है और रेमंड और नोसाई के बीच मैच शुरू होने वाला है। रेमंड किक ऑफ करता है, रियू को बॉल ले जाता है और शुया को पास करता है। शुया फायर टोर्नाडो का इस्तेमाल करने की तैयारी करता है, लेकिन नोसाई का नंबर 2 बॉल चुरा लेता है और नंबर 11 को पास कर देता है, जो चीता की स्पीड से बॉल क्रॉस करता है। नोसाई के 2 स्ट्राइकर्स तुरंत शॉट लॉन्च करते हैं, लेकिन मामोरू बॉल को अच्छी तरह ब्लॉक कर लेता है। बॉल केजमारू की तरफ उड़ती है और वो काउंटर अटैक ऑर्गेनाइज करते हैं। इस बार शुया को टाइट मार्क किया जाता है। र्यूगो ड्रैगन शॉट लॉन्च करता है, लेकिन सिसिडो की ओवरवेलमिंग पावर से बॉल तुरंत उससे दूर कर दी जाती है, जिससे र्यूगो के एंकल में चोट आ जाती है और अब वो मैच कंटिन्यू नहीं कर पाता। डोमोन र्यूगो की जगह डिफेंडर के रूप में सब्स्टिट्यूट होता है। डोमोन आसानी से अपोनेंट से बॉल चुरा लेता है। वो पहले टेकाकू टीम का मेंबर हुआ करता था। वो बॉल को शुया और काबेयामा के लिए हाई क्रॉस करता है ताकि वो इनाजुमा ड्रॉप का इस्तेमाल कर सके, लेकिन काबेयामा अब भी हाइट से डर रहा होता है, इसीलिए वो फेल हो जाता है। बॉल नोसाई के पास जाती है। वो तुरंत काउंटर अटैक करते हैं। मामोरू अपने गोल को बचाने की पूरी कोशिश करता है, जिससे उसका ग्लव जल जाता है। पहला हाफ खत्म होता है। मामोरू को लगता है कि सबने बहुत अच्छा किया है। वो कहता है कि लेकिन जब तक हम गोल नहीं करेंगे तब तक हम जीतेंगे नहीं। मामोरू काबेयामा को चीयर करता है और बॉल को उन्हें पास करते रहने को कहता है जब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो जाते। सेकंड हाफ शुरू होता है। नोसाई अब भी रेमंड के गोल की तरफ शॉट्स मार रहे होते हैं। मामोरू बॉल को काबेयामा को पास करता है, लेकिन काबेयामा बॉल रिसीव करने में कॉन्फिडेंट नहीं होता, जबकि मामोरू अपोनेंट के शॉट के अगेंस्ट अकेला डिफेंड कर रहा होता है। रेमंड के मेंबर्स ये इंश्योर करते हैं कि अपोनेंट शूट ना करे। वो इस टैक्टिक में
सक्सेसफुल तो होते हैं, लेकिन ये उन्हें बहुत ही जल्दी थका देता है। शुया काबेयामा से कहता है कि वो आंखें खुली रखे और सबके एफर्ट्स देखे। सब एग्जॉस्टेड हैं, लेकिन कोई गिव अप नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि शुया और काबेयामा स्कोर करेंगे। काबेयामा अपने आप को शांत कर पाता है और फिर से बॉल काबेयामा के पास आती है। वो तुरंत इनाजुमा ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। काबेयामा अपने डर को ओवरकम कर लेता है और शुया को शॉट करने का मौका देता है। अब बॉल गोल में चली जाती है और रेमंड टीम स्कोर कर देती है और मैच खत्म हो जाता है। पहले राउंड का विनर रेमंड टीम होती है। काबेयामा का छोटा भाई उसे इतना कूल देखकर खुश हो जाता है। नात्सुमी मामोरू के हाथ पर आइस लाती है और कहती है कि वो स्टूपिड है। अगली सुबह मामोरू नात्सुमी को क्लब रूम में पाता है। नात्सुमी कहती है कि आज से वो इस क्लब की मैनेजर बनेगी। इस बीच टेकेकू के कमांडर रेमंड के डेटा को इकट्ठा कर रहा होता है ताकि एक डिवाइस बनाया जा सके जो उनके प्लेयर को जीतने में मदद करेगा। ये डिवाइस अपोनेंट की एबिलिटी को एनालाइज कर सकता है और प्लेयर को सही चॉइस करने में मदद कर सकता है। रेमंड ओकल्ट के अगेंस्ट जीतने के बाद फेमस हो गई थी। लोग जो नदी के पास से गुजर रहे होते हैं वो उन्हें प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। कीनो और ओटोनाशी देखती हैं कि उन्होंने बहुत इम्प्रूवमेंट किया है। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो वो दूसरे टीम्स को हरा सकते हैं। वो देखते हैं कि बहुत सारे लोग उन्हें देख रहे हैं। केज़मारू सोचता है कि क्या उनके अपने फैंस हैं। ये सब उन्हें एक्साइटेड कर देता है। नात्सुमी अचानक सॉकर फील्ड पर आकर कहती है कि वो स्पेशल टेक्निक प्रैक्टिस ना करे, लेकिन अगर वो उन्हें प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स के अगेंस्ट नहीं जीत पाएंगे। शुया समझाता है कि वो फैंस नहीं है, बल्कि वो दूसरे स्कूल्स के स्पाइस हैं। वो डाटा इकट्ठा करने आए हैं। मामोरू कहता है कि वो ऐसी जगह प्रैक्टिस करेगा जहां कोई नहीं देख सकता, लेकिन उनके लिए ऐसी कोई जगह नहीं है। अगले दिन और लोग उन्हें प्रैक्टिस करते हुए देखने आते हैं। उनका अगला अपोनेंट भी डाटा इकट्ठा करने आता है। ये मिकागे सेनु के मेंबर्स हैं। उनका स्ट्राइकर शिमोजुरु और कैप्टन गोलकीपर है जिसका नाम शुगी मूरी है। दोनों ट्रेनिंग ग्राउंड पर आते हैं और रेमंड टीम से कहते हैं कि वो अपने स्पेशल टेक्निक को छुपाए नहीं, क्योंकि उन्होंने रेमंड मेंबर्स की एबिलिटीज का एनालिसिस कर लिया है। वो रेमंड मेंबर को ट्रैश समझते हैं जो उनसे लड़ने लायक नहीं है। मामोरू उनसे कहता है कि वो अपने एक्शन से प्रूव करके दिखाएं। वो उन्हें यहाँ चैलेंज करता है। हर टीम को एक शॉट लेना है। उनके स्कोर और सेव करने पर डिपेंड करेगा। दोनों चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। शिमोजुरु पहला शॉट लेता है। वो बॉल को हाई किक मारता है और शुया के फायर टोर्नाडो का इस्तेमाल करता है जो सबको सरप्राइज कर देता है। इवन मामोरू हॉट ब्लडेड पंच का इस्तेमाल करता है, लेकिन इसे ब्लॉक नहीं कर पाता। यानी शुया का स्पेशल मूव उसने पूरी तरह कॉपी कर लिया होता है। आगे शुया गोलकीपर शुगी मूरी के अगेंस्ट फेस ऑफ करता है। शुया हाई जंप करता है और फायर टोर्नाडो का इस्तेमाल करता है। सुकीमुरी शूट पॉकेट एक्टिवेट करके बॉल को आसानी से पकड़ लेता है, जिससे रेमंड मेंबर्स को शॉक लग जाता है। विनर का फैसला हो जाता है। उस रात डोमन सीक्रेटली रेमंड का डाटा कॉपी करके कीडू को भेज देता है। कीनो मिकागे सेनु के मैचेस देखती है। ये लोग बहुत ही काल्मली, परफेक्ट और एक्यूरेटली खेलते हैं। जब से सुगीमुरी गोलकीपर बना है उन्होंने एक भी गोल नहीं खाया है। शुया सोचता है कि उन्होंने हमारे बारे में सब डाटा पता है। ड्रैगन टोर्नाडो और इनाजुमा ड्रॉप अब काम नहीं कर सकते। मामोरू नई टेक्निक प्रैक्टिस करना चाहता है, लेकिन अगर वो ओपनली प्रैक्टिस करते हैं तो डाटा अब भी चुराया जाएगा। कीनो सबको बताने आती है कि नात्सुमी ने उन्हें एक सर्टेन जगह पर जाने को कहा है। मेगन इस जगह को रेमंड के 7 मिस्ट्रीज में से एक के रूप में पहचानता है। ये इनएक्सेसिबल डोर है। नात्सुमी अचानक इसके अंदर से निकलती है, जिसको देखकर सब डर जाते हैं। नात्सुमी उन्हें अंदर ले जाती है और कहती है कि ये लेजेंडरी इनाजुमा 11 का सीक्रेट ट्रेनिंग फैसिलिटी है। इसे इन एवाकारी सेंटर बोलते हैं। उसने इसे ठीक किया है और वो कहती है कि वो यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये डोर एक टाइमर है। ये तब तक नहीं खुलेगा जब तक टाइमर खत्म नहीं हो जाता। यह बहुत सारे मशीन्स हैं जो फॉरवर्ड्स, डिफेंडर्स और गोलकीपर को प्रैक्टिस करने में मदद करते हैं। कीनो और ओटोनाशी उनके लिए बहुत चिंता करते हैं। जैसे ही टाइमर खत्म होता है डोर खुलता है। मेंबर्स उनके सामने बहुत सारी चोटों के साथ लेटे होते हैं, लेकिन मामोरू और शुया इससे लेकर बहुत ही एक्साइटेड दिख रहे होते हैं। रेमंड और मिकागो सेनो के बीच मैच का दिन आ चुका होता है। मिकागे सेनो को टेकेकू एकेडमी के बराबर माना जाता है। मैच शुरू होता है। रेमंड किक ऑफ करता है। रेमंड मेंबर तुरंत अटैक करते हैं। सुगीमुरी अपने एनालिसिस को खत्म कर लेता है और गामा 3 डिफेंस फॉर्मेशन डिप्लॉय कर देता है। शुया आगे नहीं बढ़ पाता। वो बॉल ryugu को पास करता है जो शूट करता है, लेकिन शूट की पावर अपोनेंट के प्लेयर से टकराने पर कम हो जाती है। अपोनेंट्स काउंटर अटैक करते हैं बीटा 2 फॉर्मेशन के साथ, लेकिन केज़मारू बॉल को ले लेता है और
साशिडो को पास करता है। ओपोनेंट्स बॉल तुरंत ही चुरा लेते हैं और आसानी से डिफेंडर्स को पार करते हैं। यामागिशी शूट करता है और मामोरू बॉल को सक्सेसफुली पकड़ लेता है। केजमारू तुरंत बॉल को रिसीव करने के लिए मूव करता है। वो बॉल को हाई क्रॉस करता है। सुया फायर टोर्नाडो का इस्तेमाल करता है, लेकिन गोलकीपर इसे ब्लॉक कर लेता है और बॉल बाउंस बैक हो जाती है। र्यूगो शुया से कहता है कि वो उसे ज्वाइन करे और ड्रैगन टोर्नाडो का इस्तेमाल करे। बॉल फिर से बाउंस बैक होता है। सुया और काबेयामा कंबाइन होते हैं और इनाजुमा ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। सुगीमुरी रॉकेट फिस्ट का इस्तेमाल करके बॉल को ब्लॉक कर लेता है। अपोनेंट्स काउंटर अटैक करते हैं। यामागिशी शूट करता है, लेकिन ये पास होता है। शिमोजुरु शूट करता है, जिससे मामोरू धोखा खा जाता है और यामागिशी हेडर मारकर गोल कर देता है। आगे मैच फिर शुरू होता है। अपोजिंग टीम तुरंत बॉल चुरा लेती है, लेकिन वो अटैक नहीं करते, बस बॉल को पास करते रहते हैं। वो बस टाइम निकाल रहे होते हैं जब तक पहला हाफ खत्म नहीं होता। स्पेक्टेटर्स भी उनकी टैक्टिक्स से परेशान हो जाते हैं, मतलब वो सिर्फ जीतना चाहते हैं। फिर विसल बजती है और पहला हाफ खत्म हो जाता है। मामोरू सुगीमुरी के पास जाके पूछता है कि क्या वो सॉकर खेलते वक्त एंजॉय कर रहा है। सुगीमुरी को समझ नहीं आता कि सॉकर में मजा क्या होता है, वो सिर्फ जीतना चाहता है। मामोरू डिसाइड करता है कि वो उसे समझा देगा कि असली सॉकर क्या है। सेकंड हाफ शुरू हो जाता है। अपोजिंग टीम भी डिफेंड कर रही होती है और अटैक नहीं कर रहे होते। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो रेमंड डेफिनेटली हार जाएगी। मामोरू अपना गोल छोड़ देता है और बॉल चुराने के लिए भागता है। वो शूट करता है, लेकिन सुगीमुरी के पास इस शॉट का कोई डेटा नहीं होता, इसीलिए उसे खुद बॉल को पकड़ना पड़ता है। वो सॉकर का असली मजा महसूस कर पाता है और अपनी स्ट्रेटजी को ऑफेंसिव में बदल देता है। काबेयामा गिर जाता है और मात्सुनो बॉल ले लेता है, लेकिन शिमिजू बॉल तुरंत चुरा लेता है और अटैक करना शुरू कर देता है। वो रॉकेट शॉट का इस्तेमाल करता है, पर खुशकिस्मती से मामोरू इसे ब्लॉक कर लेता है। मिकाको सेनु कॉर्नर किक लेते हैं और मामोरू फिर से गोल से बाहर भागता है। शिमोजुरु तुरंत एक और रॉकेट शॉट का इस्तेमाल करता है। मामोरू सुया से कहता है कि वो उसे शूट करने में मदद करे। सुगीमुरी के पास इस शॉट का कोई डाटा नहीं होता और वो और बॉल दोनों गोल में उड़ जाते हैं, जिससे स्कोर टाई हो जाता है। मामोरू को लगता है कि उसका शरीर बहुत हल्का हो गया है। ये इन एवाकारी सेंटर में ट्रेनिंग करने का रिजल्ट होता है। सोरोएंजी बहुत ऊंचा जंप करता है। हांडा और साशिडो तेज भाग रहे होते हैं। बॉल पास होता है और शुया और योगो ड्रैगन टोर्नाडो लॉन्च करते हैं। इस बार सुगीमुरी ब्लॉक नहीं कर पाता। रेमंड 2-1 से लीड ले लेती है। कोच बहुत ही गुस्सा होता है और अपना इक्विपमेंट फेंक देता है। सिस्टम सरेंडर का कमांड देता है। तभी सुगीमुरी मामोरू के शब्दों को याद करता है और गिव अप नहीं करता। वो अपने टीममेट से कहता है कि वो अपना इक्विपमेंट उतार दें और गिव अप ना करें। मामोरू को लगता है कि मैच अब इंटरेस्टिंग हो गया है। दोनों टीम से एक दूसरे पर लगातार अटैक करते हैं। मामोरू चाहता है कि शुया इस लास्ट सिचुएशन में मैच खत्म करे, लेकिन शिमोजुरु भी शॉट बनाता है ताकि शुया को ब्लॉक कर सके। दोनों अपना बैलेंस खो देते हैं। शिमोजुरु बॉल को सुगीमुरु को पास करने की कोशिश करता है। सुगीमुरी बॉल को अटैक करते हुए ले जाता है। वो प्लेयर को पार करता है और बॉल को किक करता है। मामोरू गॉड हैंड का इस्तेमाल करके बॉल को पकड़ लेता है। मैच खत्म होता है। मिकागे सेनु के फैंस अब भी अपनी टीम को चीयर करते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा खेला। मिकागे सेनु के मेंबर्स महसूस करते हैं कि बिना किसी एनालिसिस इक्विपमेंट के सॉकर खेलने का मजा अलग है। अगली सुबह सब अपनी डेली प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस के बाद वो एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं। डोमोन कहता है कि उसका कुछ काम है, इसीलिए वो पहले घर जाता है, लेकिन असल में वो कीडो से कॉल करता है। कीडो डोमन से कहता है वो उनका प्रैक्टिस डेटा इन एवाकारी सेंटर से ले आए। जब डोमन जाता है तो वो अपने टीममेट के साथ गुजारे मजेदार पलों के बारे में सोचने लग जाता है जो उसने टेककू में नहीं किए थे। इस बीच कमांडर फ्यूकाई को ऑर्डर देता है कि वो रेमंड को फाइनल्स तक नहीं पहुंचने दे। अगली सुबह डोमन क्लब में डाटा लेने के लिए जाता है, लेकिन वो हेजिटेट करता है और उसे वैसे ही छोड़ देता है जैसा वो था। जब वो स्कूल पहुंचता है तो फ्यूकाई को कुछ छुपाते हुए देखता है। दोनों टेकाकू के स्पाइस होते हैं, इसीलिए फ्यूकाई को कोई चिंता नहीं होती। फ्यूकाई डोमन को कहता है कि वो इस बस पर ना चढ़े। डोमन समझ जाता है कि कमांडर ने बस पर ट्रैप सेट करने का ऑर्डर दिया है। कीनो देखती है कि डोमन का मूड अच्छा नहीं लग रहा। ओटोनासी डोमन के पीछे भागती है जिससे वो उसका मूड अच्छा कर सके। डोमन सीक्रेटली कीडो से मिलता है और झूठ बोलता है कि उसने उनका डाटा नहीं लिया।
डोमन कहता है कि कमांडर ने बस पर ट्रैप सेट किया है जो कीडो को सरप्राइज कर देता है। अचानक ओटोनासी आती है और कीडो को ओनी चा बुलाती है। इससे पता चल जाता है कि वो कीडो की छोटी बहन है। कीडो तुरंत चला जाता है और कमांडर से कहता है कि वो रेमंड के खिलाफ डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कमांडर उससे पूछता है कि क्या उसके पास 100% जीतने की गारंटी है। कमांडर को बस 100% गारंटी चाहिए। आगे अचानक नात्सुमी एक लेटर देखती है जो उसके दरवाजे पर आता है। वो उसे पढ़ती है और शॉक हो जाती है। अगली सुबह वो टीचर फ्यूकाई से मिलने जाती है। वो कहती है कि वो फाइनल से पहले बस को टेस्ट करना चाहती है और फ्यूकाई से कहती है कि वो बस इसे टेस्ट ड्राइव करे, सिर्फ थोड़ी देर चलानी है। नात्सुमी उसे चलाने के लिए मजबूर करती है लेकिन फ्यूकाई कहता है कि वो नहीं कर सकता। तब नात्सुमी उसे एक लेटर दिखाती है जो उसके सभी काली करतूतों के लिए इल्जाम लगाता है। फ्यूकाई मानता है कि उसने इस बस के ब्रेक्स को काट दिया था ताकि वो रेमंड को फाइनल्स में रोक सके। वो ये भी मानता है कि वो टेकाकू अकेडमी के लिए स्पाई है। जाने से पहले वो कहता है कि वो ही सिर्फ स्पाई नहीं है बल्कि डोमन भी स्पाई है। ये सब सुनकर सब शॉक हो जाते हैं, सब बहुत ही गुस्सा होते हैं लेकिन मामोरू ये नहीं मानता है। तभी डोमन मामोरू से कहता है कि जो कुछ फ्यूकाई ने कहा वो सच है और भाग जाता है। नात्सुमी मामोरू को लेटर दिखाती है और वो डोमन का हैंड राइटिंग पहचान जाता है। आगे कीनो डोमन को नदी के पास देख लेती है। हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। कीनो, डोमन और एक लड़के लेनोस से मिलती है जो सॉकर खेलते थे। तीनों ने वादा किया था कि वो ब्राजील में सॉकर खेलेंगे। अचानक एक कुत्ता रास्ते पर आ जाता है। लेनोस अपनी जान देकर उस बच्चे को बचा लेता है। तब से कीनो सॉकर खेलना बंद कर देती है जबकि डोमन ने लेनोस से किया वादा नहीं भूला। कीनो हमेशा भागती रही लेकिन जब से उसने मामोरू को देखा है जो अपने सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश करता है तो वो बदल जाती है। उसने उसमें लेनोस को देखा। तभी प्रेजेंट में मामोरू आता है और बॉल को डोमन की तरफ किक करता है। वो डोमन से कहता है कि वो सॉकर खेलेगा और सब डोमन को माफ करने के लिए मान जाते हैं। अगले दिन सबको चिंता होती है क्योंकि अगर उनके टीम का कोच नहीं होगा तो वो टूर्नामेंट नहीं खेल पाएंगे। उन्हें एक नए कोच की जरूरत है। मामोरू का ग्रुप उस शेफ के पास जाता है ताकि उन्हें कोच बनने के लिए कह सके क्योंकि उन्हें लगता है कि वो इनाजुमा 11 का मेंबर था। लेकिन वो कहता है कि इनाजुमा 11 सिर्फ डिजास्टर लेकर आता है और सबको बाहर फेंक देता है क्योंकि उन्होंने खाना ऑर्डर नहीं किया था। अगले दिन सब उदास होते हैं क्योंकि उन्होंने अब तक नया कोच नहीं ढूंढा था और मैच सिर्फ 2 दिन दूर है। मामोरू डिसाइड करता है कि वो फिर से उस शेफ के पास जाएगा। तभी उसे एक ओल्ड मैन रोक लेता है। वो अपने आप को डिटेक्टिव के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। वो मामोरू को इनाजुमा की ट्रेजेडी के बारे में बताता है। नेशनल टूर्नामेंट के फाइनल्स के दौरान रेमंड ने टेकाको के अगेंस्ट खेला था लेकिन बस के ब्रेक्स फेल हो गए और इनाजुमा के सभी मेंबर्स इंजर्ड हो जाते हैं। इसके बावजूद भी सबने मैच खेलने के लिए चलना शुरू किया था लेकिन तभी एक फोन कॉल आता है और उन्हें बताता है कि उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। इस वजह से टेकाको बिना खेले जीत गई। तब से टेकाको ने 40 साल तक एक भी मैच नहीं हारा है। ओल्डमैन कहता है कि वो जानते थे कि ये सब किसने किया है इसीलिए वो डिटेक्टिव बन गए। वो मामोरू को बताता है कि वो शेफ इनाजुमा 11 का मेंबर है जो गोलकीपर के रूप में खेला करता था। ये सुनकर मामोरू डिटेक्टिव का शुक्रिया अदा करता है और शेफ की तरफ भाग जाता है। मामोरू शेफ को चैलेंज करता है कि अगर वो उसके 3 शॉट्स को पकड़ ले तो उसे उनका कोच बनना पड़ेगा। शेफ मामोरू के चैलेंज को एक्सेप्ट करता है ताकि ये लड़का उससे बार बार परेशान ना करे। मामोरू पहला शॉट ब्लॉक करता है। दूसरे शॉट में मामोरू इसे फायर पंच से ब्लॉक करता है और तीसरे शॉट में मामोरू गॉड हैंड का इस्तेमाल करके इससे ब्लॉक करता है जो शेफ को बहुत ही सरप्राइज कर देता है। इस बीच कीडो अपनी टीम को कहता है कि वो कमांडर के खिलाफ अपनी पूरी ताकत से सॉकर खेलने जा रहा है। मामोरू अपने टीममेट्स को उस शेफ से मिलवाता है जिसका नाम हिबिकी है। अगली सुबह सब टेकाको अकेडमी में फाइनल्स के लिए इकट्ठा होते हैं। जब वो लॉकर रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि कीडो अंदर से निकल रहा है। कीडो कहता है कि अंदर कोई ट्रैप नहीं है। वो इंश्योर कर रहा था कि कमांडर कोई ट्रैप सेट ना करे। ओटोनासी उससे पूछती है कि वो क्या कर रहा था। रेमंड टीम के मेंबर्स लॉकर रूम में चेक करने लगते हैं क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं करते कहीं कमांडर ने कोई ट्रैप सेट ना कर दिया हो। ओनिगुआरा और उसकी डिटेक्टिव टीम टेकाको अकेडमी को इन्वेस्टिगेट करती है लेकिन उन्हें कुछ अनयूजुअल नहीं मिलता।
था। ओनिगारा फिर भी उन्हें दोबारा चेक करने के लिए कहता है। इस दौरान मामोरू रेस्ट रूम से बाहर आता है और टेकाकू के कमांडर से टकरा जाता है। वो मामोरू से कीडो के बारे में बात करता है और कहता है कि ओटोनाशी कीडो की छोटी बहन है। कीडो और ओटोनाशी दोनों अनाथ है और उन्हें अलग अलग फैमिलीज में अडॉप्ट किया गया है। कीडो ने अपने फोस्टर फादर से वादा किया था कि वो 3 साल तक हर मैच जीतेगा। अगर वो हार गया तो वो अपनी बहन को खो देगा और अपनी करंट फैमिली से निकाल दिया जाएगा। मामोरू ये सब सुनने के बाद सोचता है कि अगर रेमंड जीत जाती है तो कीडो का फ्यूचर खत्म हो जाएगा। ये सब मामोरू को कंसंट्रेट नहीं करने देते। कीनो आती है और मामोरू से पूछती है कि क्या हुआ। मामोरू कीडो की सिचुएशन कीनो को बताता है। तभी वो लोग ओनिगारा और हिबिकी की बातें सुनते हैं और समझते हैं कि कमांडर ने कहीं ट्रैप सेट किया हुआ है। मामोरू को समझ आता है कि कीडो ट्रैप्स ढूंढ रहा था क्योंकि वो मैच को फेयर रखना चाहता है। वार्म अप के दौरान काबयामा गलती से बॉल को ऊपर मार देता है जिसकी वजह से कुछ बोल्ट्स गिर जाते हैं। कीडो को कमांडर के वर्ड्स याद आ जाते हैं कि अगर ज्यादा ऊपर जंप करोगे तो उतना ही नीचे गिरोगे। कीडो ट्रैप की लोकेशन समझ जाता है। मामोरू बोल्ट्स को ओनिगारा को भेजता है और कहता है कि ये सीलिंग से गिर गए। ओनिगारा तुरंत स्टेडियम के कंस्ट्रक्शन वर्कर से कांटेक्ट करता है। मैच शुरू होने वाला होता है। जब हैंडशेक होता है तो कीडो मामोरू को ट्रैप की लोकेशन बताता है। जैसे ही मैच शुरू होता है बड़े स्टील प्लेयर्स मामोरू के फील्ड पर गिर जाते हैं। सब इस हॉरिफिक सीन से शॉक हो जाते हैं लेकिन कीडो की इंफॉर्मेशन की वजह से कोई भी हर्ट नहीं होता। कीडो और टेकाकू के कुछ मेंबर्स कमांडर से स्टील प्लेयर्स के बारे में सवाल जवाब करते हैं। कमांडर अपना पल्ला झाड़ते हुए कहता है कि उसे कुछ नहीं पता लेकिन ओनिगारा एविडेंस के साथ आता है। कंस्ट्रक्शन वर्कर कन्फेस करता है कि उसने कमांडर के ऑर्डर्स पर स्क्रू ढीले किए थे। कमांडर को इंटरोगेशन के लिए ले जाया जाता है। आगे कीडो मामोरू से माफी मांगता है और फाइनल्स में गिव अप करने का फैसला करता है क्योंकि उसकी टीम इस लायक नहीं है। लेकिन मामोरू मना कर देता है और कहता है कि वो इस मैच को जरूर खेलना चाहता है क्योंकि सॉकर खेलने में बहुत मजा है। फील्ड का मेंटेनेंस कंप्लीट होता है और दोनों टीम्स वापस फील्ड पर आ जाती हैं। मैच शुरू होता है और रेमंड किक ऑफ करती है। शुया और र्यूगो कंबाइन होते हैं और ड्रैगन टोर्नाडो का यूज करते हैं लेकिन वो गेंडा के पावर शील्ड को तोड़ नहीं पाते। गेंडा जापान का नंबर 1 गोलकीपर है। कीनो सोचती है कि क्या मामोरू वाकई में नॉर्मल खेल पाएगा। टेकाकू टीम काउंटर अटैक करता है। जिमोन अपने 100 सीवियर शॉट्स का यूज करता है। शुया को लगता है कि मामोरू उसे ब्लॉक कर लेगा लेकिन बॉल क्रॉस बार से टकरा जाती है। अब टेकाकू के लिए कॉर्नर किक मिलती है। साकुमा जंप करके एक पावरफुल हेडर मारता है लेकिन मामोरू बॉल को मिस कर देता है। कीनो को लगता है कि मामोरू कीडो के कारण फोकस नहीं कर पा रहा है। वो बॉल को शुरोंजी को पास करता है। कीडो तुरंत बॉल चुरा लेता है। कीडो प्लेयर्स को पार करता है और शूट करता है। खुशकिस्मती से शुया ब्लॉक कर लेता है लेकिन कीडो का लेग कोलाइजन से हट हो जाता है और वो फील्ड से बाहर चला जाता है। ओटोनाशी कीडो को आइस लगाने आती है। उसको रियलाइज होता है कि उसका भाई अब भी अच्छा इंसान है इसीलिए उसने कमांडर के ट्रैप को पॉइंट आउट कर लिया था। कीडो फील्ड पर वापस जाता है और कहता है कि उसने ओटोनाशी को कभी नहीं भूला। कीडो तुरंत साकुमा और जिमोन के साथ मिलकर एम्परर पेंगुइन वर्ड 2 का इस्तेमाल करता है। बॉल का ट्रेजेक्टरी अनप्रेडिक्टेबल होता है। मामोरू गॉड हैंड का इस्तेमाल करता है लेकिन इसे ब्लॉक नहीं कर पाता। इस मैच का पहला गोल टेकाकू करती है और पहला हाफ भी खत्म हो जाता है। नात्सुमी मामोरू पर गुस्सा होती है क्योंकि वो कंसंट्रेट नहीं कर रहा है। इस बीच कीडो थोड़ा नर्वस हो जाता है क्योंकि एम्परर पेंगुइन वर्ड 2 को यूज करने में बहुत ताकत लगती है। वो नहीं जानता कि वो इसे फिर से यूज कर पाएगा या नहीं। सेकंड हाफ शुरू होता है। कीडो तुरंत अटैक करता है। वो 2 प्लेयर्स को पार करता है और बॉल जिमोन को पास होती है जो शूट कर देता है पर केजमारू अपनी बॉडी से बॉल को ब्लॉक कर लेता है। पूरी टीम कहती है कि वो मामोरू को ब्लॉक करने में मदद करेंगे। टेकाकू डेथ जोन का इस्तेमाल करके अटैक करती है। बॉल डिफेंडर्स को पार करती है लेकिन डोमोन अपने चेहरे से इससे ब्लॉक कर लेता है। डोमोन मैच कंटिन्यू नहीं कर सकता और फील्ड से बाहर चला जाता है। शुया गुस्सा होता है और मामोरू को किक करता है। वो कहता है कि मामोरू अपने सॉकर के जुनून को याद करे। कजिनो फील्ड में आता है और कॉर्नर किक लेता है। कीडो तुरंत शॉट करता है। मामोरू फाइट करने का फैसला करता है। वो बॉल को बार बार पंच करता है जिससे बॉल र्यूगो और शुया की तरफ चली जाती है। र्यूगो शूट करता है। बॉल वॉल से ब्लॉक होता है लेकिन शुया फिर से शूट करता है जिससे शील्ड टूट जाती है और स्कोर
टाई हो जाता है। टेका को ये देखकर सरप्राइज होती है कि वो लोग इतने जल्दी पावर शील्ड को तोड़ने में सक्सेसफुल हो गए हैं। मैच कंटिन्यू होता है, दोनों टीम्स लगातार अटैक करती हैं। मैच खत्म होने वाला है, दोनों टीम्स एग्जॉस्टेड है। कीडो एम्परर पेंगुइन वर्ड 2 का इस्तेमाल करने का फैसला करता है, ये जानते हुए कि उसके लेग टूट सकते हैं। मामोरू गॉड हैंड का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसकी ताकत काफी नहीं होती। वो अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करके गॉड हैंड की ताकत बढ़ाता है और ब्लॉक कर लेता है। रेमंड काउंटर अटैक करती है, सब सुइया को बॉल पास देने की कोशिश करते हैं। वो तुरंत इनाजुमा ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। इस बार मामोरू भी शामिल होता है, दोनों शॉट करते हैं। बॉल गेंडा के स्ट्रॉन्गेस्ट शील्ड को चीरते हुए गोल पोस्ट में चली जाती है और सेकंड हाफ भी खत्म हो जाता है। टेकाकू टीम का 40 साल का विनिंग रिकॉर्ड टूट जाता है। रेमंड टीम जीत जाती है और सभी लोग चीयर करते हैं। टेकाकू ये देखकर समझ जाती है कि ये उनके नए प्ले स्टाइल की सिर्फ शुरुआत है। कीडो और ओटोनाशी के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग भी खत्म हो जाती है। दोनों भाई बहन एक दूसरे के साथ शांति से मिलते हैं। ओटोनाशी कहती है कि वो अपने करंट फैमिली से बहुत खुश है और महसूस करती है कि ये सबसे बेहतर है। वो खुश है कि उसका भाई नहीं बदला। मामोरू और उसके टीममेट्स चैंपियनशिप ट्रॉफी उठाते हैं और शोर मचाते हैं। उसके बाद कीडो मामोरू की टीम से नेशनल टूर्नामेंट में फिर से मिलने का वादा करता है, क्योंकि पिछले साल की चैंपियन टीम को नेशनल टूर्नामेंट में जगह मिलेगी। कीडो घर जाता है और अपने फादर से पिछले मैच में हार के लिए माफी मांगता है। उसके फादर महसूस करते हैं कि ये हार मीनिंगफुल थी। उसके फादर गुस्सा नहीं होते और उससे भी माफी मांगते हैं, क्योंकि उसने कीडो को कमांडर से सीखने दिया। वो खुश होता है और देखता है कि कीडो उससे ज्यादा ग्रो कर गया जितना उसने सोचा था। उस रात जब मामोरू और हिबिकी बात कर रहे होते हैं तो एक आदमी युकिशिमा अंदर आता है। हिबिकी मामोरू को बताता है कि युकिशिमा भी इनाजुमा 11 का पार्ट था। ये सुनकर मामोरू एक्साइटेड हो जाता है और युकिशिमा को लेजेंड के रूप में एडमायर करता है, लेकिन युकिशिमा मामोरू से कहता है कि उन्हें लेजेंड की तरह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इनाजुमा 11 ने सॉकर को हार कर छोड़ दिया है। उनमें से कोई भी खुद को खड़ा नहीं कर सकता। मामोरू को लगता है कि युकिशिमा अब भी सॉकर से प्यार करते हैं, इसीलिए वो अपने पुराने टीममेट्स हिबिकी को ढूंढते हुए यहाँ आए थे। वो युकिशिमा से कहता है कि वो फिर से सॉकर खेलने की कोशिश करें और कहता है कि हिबिकी भी रेमंड का कोच बन गया है। हिबिकी आता है और युकिशिमा से कहता है कि वो उनके साथ सॉकर खेलने आए। फॉर्मर इनाजुमा 11 रेमंड टीम से मैच खेलने के लिए सुबह जल्दी इकट्ठा होते हैं। बच्चे इनाजुमा 11 के मेंबर्स को जानते हैं, खासकर वो जो कैंटो में रहते हैं। नात्सुमी का हाउसकीपर भी इनाजुमा 11 में था और उसके फादर मैच को दूर से देख रहे होते हैं। रेमंड एक्साइटेड है क्योंकि वो लेजेंड के अगेंस्ट खेलने का मौका पा रहे हैं। मैच शुरू होता है, बारूडा बॉल मिस कर देता है और मामोरू चौका ही रह जाता है। नेक्स्ट बैटर बॉल क्लियर नहीं कर पाता, इसीलिए बॉल गोल में चला जाता है। रेमंड आसानी से स्कोर कर देती है। इनाजुमा 11 के शॉट्स बिल्कुल भी नॉर्मल होते हैं, बिल्कुल भी डेंजरस नहीं होते। मामोरू सोचता है कि क्या वाकई में ये इनाजुमा 11 है। ryuko सोचता है वो उतने ग्रेट नहीं है। युकिशिमा मामोरू से कहता है कि लेजेंड्स अब जिंदा नहीं है, लेकिन मामोरू को लगता है कि लेजेंड अब भी है और वो सोचता है कि वो क्यों जानबूझकर अपने सॉकर खेलने का तरीका छोड़ रहे हैं। उन्हें इस मैच की कोई परवाह नहीं है और कुछ तो मैच के दौरान बातें कर रहे होते हैं। हिबिकी जोर से चीखता है, अपने टीममेट से कहता है कि हम इनाजुमा लेजेंड्स हैं, ये बच्चे हम पर विश्वास करते हैं और हमें उनके अधूरे सपने पूरे करने हैं, हमें उनकी स्पिरिट का रीपे करना है। हिबिकी के शब्दों से उन्हें अपने पुराने खेलने का तरीका याद आ जाता है। लेजेंड्स के अंदर उनकी पुरानी स्पिरिट जाग जाती है। मैच कंटिन्यू होता है, वो वॉल को चुरा लेते हैं और क्रॉस ड्राइव करते हैं, जिसे मामोरू इससे रोक नहीं पाता। ryuko ड्रैगन क्रैश का इस्तेमाल करता है। हिबिकी मामोरू को ओरिजिनल गॉड हैंड दिखाता है। वो बॉल को ऊपर उछालता है ताकि बारूडो और युकिशिमा अपनी कॉम्बिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सके। मामोरू को लगता है कि वो कितने ग्रेट हैं और रेफरी से कहता है कि उन्हें अपनी टीम को सोचने का टाइम दे। वो कहता है कि जो टेक्निक उन्होंने अभी इस्तेमाल की वो फ्लेम वेदर वेन, ये टेक्निक केजमारू और सुइया अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। युकिशिमा कजिनो से पूछता है कि वो उनके साथ क्यों नहीं आया। कजिनो कहता है कि वो रिजर्व प्लेयर है और उसे कभी खेलने का मौका नहीं मिलता। युकिशिमा कहता है कि वो भी पहले रिजर्व प्लेयर था। वो कहता है कि सॉकर सिर्फ 11 प्लेयर्स का गेम नहीं है, रिजर्व प्लेयर्स को हमेशा तैयार रहना चाहिए और वो वक्त आएगा जब सब उनकी मौजूदगी को जानेंगे। केजमारू और सुइया फ्लेम वेदर वेन का इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन वो बार बार फेल हो जाते हैं। हिबिकी युकिशिमा और बारूडा से कहता है कि वो ये बच्चों के लिए फिर से करें। इस बार कजिनो बहुत ध्यान से देखता है और उसे कुछ समझ आता है। वो केजमारू और
शुया को जाकर कहता है कि इस टेक्निक का फॉर्मूला डिस्टेंस है। दोनों को बॉल पर सेम डिस्टेंस और स्पीड पर फोकस करना होगा। केजमारू और शुया इसे फिर से ब्लॉक करते हैं। हिबिकी को समझ आ जाता है कि उन्होंने ये रियलाइज कर लिया है। उनकी स्पीड और डिस्टेंस परफेक्ट होती है, जिसके कारण फ्लेम वेदर वेन एक्टिवेट हो जाता है और इसके साथ ही मैच खत्म हो जाता है। इनाजुमा 11 याद करते हैं कि सॉकर खेलना कितना मजेदार है। वो कहते हैं कि हम लेजेंड्स नहीं हैं, लेकिन ये बच्चे वाकई में रियल लेजेंड्स बन सकते हैं। अगली सुबह सब फ्लेम वेदर वेन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वो कजिनो का शुक्रिया अदा भी करते हैं, क्योंकि उसी की एडवाइस ने उन्हें ये टेक्निक कंप्लीट करने में मदद की थी। अचानक नात्सुमी के फादर आते हैं। वो रेमंड हाई स्कूल के चेयरमैन और सॉकर एसोसिएशन के हेड हैं। वो रेमंड को नेशनल टूर्नामेंट में एडवांस करने पर बधाई देने आते हैं और सबसे कहते हैं कि वो अपना बेस्ट दें। वो टीम को एक नया क्लब रूम देने को भी कहते हैं, लेकिन मामोरू कहता है कि वो इसी रूम का इस्तेमाल करेगा क्योंकि इसने उन्हें बहुत सारी यादें दी हैं। उसके बाद सब सॉकर फील्ड पर प्रैक्टिस करने चले जाते हैं। मियासाका केजमारू से पूछती है कि वो ट्रैक क्लब में वापस कब आ रहा है। केजमारू ने असल में सॉकर क्लब ज्वाइन किया था ताकि वो उनकी मदद कर सके, क्योंकि वो मेंबर से शॉर्ट थे। उसने ट्रैक क्लब से वादा किया था कि वो वापस आएगा। रेमंड टीम ये सुनकर हैरान हो जाती है, लेकिन वो उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट भी करते हैं। अचानक नात्सुमी को अपने हाउसकीपर से कॉल आता है। उसके फादर स्टेडियम को इंस्पेक्ट करते हुए सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं। इंस्पेक्टर ओनिग्वारा को कमांडर का इस केस में शामिल होने का शक दिखता है। कमांडर को रिलीज कर दिया जाता है क्योंकि उसके खिलाफ जेल में डालने के लिए काफी एविडेंस नहीं थे। नेशनल टूर्नामेंट का ओपनिंग सेरेमनी होती है। सब स्ट्रॉन्ग टीम इकट्ठा होते हैं। टेकाकू पिछले साल की चैंपियंस थी और इसलिए टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने की जगह बना लेती है। रेमंड टीम का पहला मैच सेनगोकू इगाजिमा टीम के साथ होता है। हिबिकी अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि वो अच्छे से आराम करें ताकि वो कल के मैच के लिए बेस्ट शेप में आ सके। सेनगोकू इगाजिमा का कोच शिशी है, जो निंजा क्लैन का वंशज है। इस वजह से सेनगोकू इगाजिमा के मेंबर्स सॉकर खेलने के लिए निंजा टेक्निक प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैच शुरू होने से पहले मामोरू केजमारू से उसके डिसीजन के बारे में पूछता है। केजमारू कहता है कि वो सॉकर खेलना चाहता है और सबके साथ मिलकर खेलना चाहता है। वो मियासाका को ये भी प्रूव करना चाहता है कि वो एथलेटिक्स से ज्यादा सॉकर के लिए सूटेड है। पहला मैच रेमंड और सेनगाकू इगाजिमा के बीच शुरू होता है। रिगो बॉल को ड्रिबल करके अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन किरीगाकुरे इसे चुरा लेता है। वो आफ्टर इमेज का इस्तेमाल करके केजमारू को पार कर देता है। खुशकिस्मती से मामोरू बॉल को पकड़ लेता है। मियासाका को ये देखकर शॉक होता है कि केजमारू इतनी आसानी से बीट हो गया। रेमंड अटैक लॉन्च करता है, लेकिन अपोनेंट क्रेन विंग फॉर्मेशन बनाते हैं, जिससे हांडा और शुया घेर लिए जाते हैं। दो सेनगोकू के डिफेंडर्स सुमो स्टेप का इस्तेमाल करके शुया के अटैक को उड़ा देते हैं। मियासाका को यह देखकर यकीन नहीं होता कि केजमारू इतने ताकतवर अपोनेंट्स के खिलाफ खेल रहा है। दोनों टीम से एक दूसरे पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी स्कोर नहीं कर पाती। केजमारू स्कोर करने का पूरा मन बना लेता है और अटैक पर जाता है, लेकिन अपोनेंट शैडो स्टिच का इस्तेमाल करके बॉल चुरा लेते हैं। अपोनेंट काउंटर अटैक करते हैं और किरीगाकुरे एक पावरफुल शॉट मारता है। मामोरू हॉट ब्लडेड पंच का इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर भी इससे ब्लॉक नहीं कर पाता, जिसके कारण सेनगोकू इगाजिमा मैच का पहला स्कोर कर देती है। पहला हाफ खत्म होता है। केजमारू देखता है कि मामोरू का हाथ ब्लॉक करने की वजह से सूज गया है। कीनो मामोरू को बैंडेज करने में मदद करती है। केजमारू चाहता है कि सब मामोरू को सपोर्ट करें ताकि अपोनेंट को शॉट करने का मौका ना मिले। सेकंड हाफ शुरू होता है। इगाजिमा खतरनाक अटैक्स करता है, लेकिन रेमंड उन्हें पेनल्टी एरिया के पास नहीं आने देता। इगाजिमा टीम अपने मेंबर्स को इकट्ठा करती है ताकि जायंट ड्रिल फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके रेमंड के प्लेयर्स को दूर फेंक सके। किरीगाकुरे फ्री हो जाता है और शूट करता है। बॉल मामोरू के गॉड हैंड को तोड़ देता है। तभी केजमारू हवा के तरह तेज मूव करता है ताकि बॉल को ब्लॉक कर सके। वो बॉल को अटैक की तरफ ले जाता है और कुछ भी गलत नहीं होने देता। शुया और केजमारू कंबाइन होते हैं और फ्लेम वेदर वेन का इस्तेमाल करके स्कोर टाई कर देते हैं। सेकंड हाफ का टाइम खत्म होने वाला है। केजमारू फिर से अटैक करता है। किरीगाकुरे केजमारू से स्पीड में कम्पीट करने की कोशिश करता है, लेकिन केजमारू बॉल को शुया को पास करता है। शुया फायर टोर्नाडो का इस्तेमाल करते हुए स्कोर कर देता है और इसके साथ ही मैच खत्म हो जाता है। रेमंड टीम 2-1 से जीत जाती है।
मियासाका को समझ आता है कि केज़मारू क्यों सॉकर खेलना चाहता है, क्योंकि ये वो जगह है जहां वो दौड़ सकता है और स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स का सामना कर सकता है। अगली सुबह टेकाकू और ज्यूइस के बीच मैच होता है, जबकि रेमंड मेंबर्स इनावाकारी सेंटर में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। किनो भाग के आती है और बताती है कि टेकाकू ज्यूइस से 10-0 से हार गई। ये उनके लिए बहुत ही शॉकिंग होता है। उस मैच में कीडो इंजरी के वजह से बेंच पर था और अपोनेंट्स ने मैच को सिर्फ कुछ मिनट्स में ही खत्म कर दिया था। टेकाकू के सभी मेंबर्स सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं और मैच को कंटिन्यू नहीं कर सकते। मामोरू को यकीन नहीं होता और वो कीडो को ढूंढने निकल जाता है। कीडो इस नजारे से इतना मेंटल शॉक में चला जाता है कि वो सॉकर खेलना छोड़ने का मन बना लेता है, लेकिन मामोरू के इनकरेजमेंट की वजह से कीडो खुद को संभाल लेता है। रेमंड का दूसरा अपोनेंट सैनबेयामा टीम है। उनका डिफेंस इमॉर्टल वॉल के नाम से जाना जाता है। किसी भी टीम ने कभी उनके अगेंस्ट स्कोर नहीं किया। आगे फिर सब प्रैक्टिस करते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है जैसे उनका शरीर बहुत अजीब हो गया है। उनकी सारी पासेस और शॉट बहुत स्ट्रांग हो गई है। इस वजह से उनकी शॉट्स और पासेस पहले से कम एक्यूरेट हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने इन अवकारी सेंटर में हार्ड ट्रेनिंग की होती है, जिस वजह से उनकी करंट पावर उनके यूजुअल प्लेइंग स्टाइल से बहुत ज्यादा अलग है। उनकी करंट स्टेट में उन्हें सैनबेयामा के डिफेंस को तोड़ने का कॉन्फिडेंस नहीं है। कीनो डोमन को पेगासस टेक्निक याद दिलाती है। ये टेक्निक लेनोस, डोमन और एक और प्लेयर के साथ इस्तेमाल किया करते थे। कीनो को लगता है कि रेमंड को इस टेक्निक की जरूरत है ताकि वो सैनबेयामा को हरा सके। ओटोनाशी अचानक देखती है कि कीडो उन्हें स्टॉक कर रहा है। शुया भी देखता है कि कीडो वहां है। ओटोनाशी और कीडो नदी के पास बात करने जाते हैं। तभी कीडो को एक शॉट आता है। ये शॉट शुया ने दिया था। शुया कीडो से कहता है कि वो सॉकर फील्ड पर चले। दोनों एक दूसरे से बॉल किक करके बहस करते हैं। शुया कीडो से कहता है कि उसके पास रिवेंज का एक तरीका है। अगली सुबह रेमंड और सैनबेयामा के बीच मैच शुरू होने वाला होता है, लेकिन कोच हिबिकी अभी भी अपने प्लेयर्स को फील्ड पर नहीं आने देते। रेफरी कहता है कि टूर्नामेंट रूल्स के अकॉर्डिंग अगर प्लेयर्स 3 मिनट के अंदर फील्ड पर नहीं आए तो उन्हें गिव अप माना जाएगा। सबको चिंता होने लगती है, लेकिन कोच हिबिकी अभी भी किसी का इंतजार कर रहे होते हैं। अचानक से कीडो रेमंड की जर्सी पहनकर आता है। ये सबको शॉक कर देता है। टूर्नामेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर एक प्लेयर मैच से पहले स्कूल ट्रांसफर करता है तो ये लीगल माना जाता है। इसका मतलब ये है कि कीडो ने टेकाकू छोड़कर रेमंड को ज्वाइन कर लिया है। ये कीडो का रिवेंज लेने का सिर्फ एक तरीका है। कोच हिबिकी कहता है कि कीडो शीडो की जगह खेलने वाला है। मैच शुरू होता है। हांडा एक वीक पास करता है जो रियुगो रिसीव नहीं कर पाता। ऐसा लगता है कि रेमंड के प्लेयर अभी भी अपनी स्ट्रेंथ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सबके पासेस इनएक्यूरेट होते हैं, इसीलिए सैनबेयामा को काउंटर अटैक करने का मौका मिल जाता है। पिछले दिन कोच हिबिकी कीडो से कहता है कि वो प्लेयर्स को कल के मैच के लिए पावर कंट्रोल करने में मदद करे, क्योंकि वो जीनियस स्ट्रेटजिस्ट है। कीडो सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है और प्लेयर को एडवाइस देता है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, प्लेयर बॉल को एक्यूरेटली पास करने लगते हैं। कीडो प्लेयर को अटैक करने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है, लेकिन सैनबेयामा का डिफेंस खतरनाक होता है। हालांकि रेमंड बॉल को एक्यूरेटली पास करते हैं और शॉट्स लेते हैं। सैनबेयामा उन्हें आसानी से इमॉर्टल बॉल से नहीं गुजरने देता। पहला हाफ खत्म होता है और सैनबेयामा एक गोल से लीड में होती है। कीडो रियुगो से कहता है कि वो स्ट्राइकर की तरह खेले और डिफेंडर का अटेंशन गोल से दूर ले जाए। शुया और मामोरू इस स्ट्रेटजी से एग्री करते हैं। सेकंड हाफ शुरू होता है। रियुगो डिफेंडर्स को अट्रैक्ट करता है। कीडो बॉल चुरा लेता है और शुया और काबयामा को पास करता है, जो शूट करते हैं, लेकिन डिफेंडर टाइम पर वापस आता है और इमॉर्टल बॉल एक्टिवेट कर देता है। रेमंड फ्लेम वेदर वीन के साथ अटैक करती है, लेकिन फिर भी फेल हो जाती है। कीडो मामोरू से कहता है कि वो शुया के साथ कंबाइंड अटैक्स करे, लेकिन वो अब भी बॉल को पेंट्रेट नहीं कर पाते। सेकंड हाफ में सिर्फ 5 मिनट्स बचे होते हैं। प्लेयर्स गिव अप कर देते हैं, क्योंकि उनके पास जितने भी स्पेशल टेक्निक थी वो उन लोगों ने यूज कर ली है। लेकिन मामोरू उन्हें कहता है कि उनके पास एक और स्पेशल टेक्निक है, जो है सॉकर के लिए कभी गिव अप नहीं करने का जुनून। मामोरू के शब्दों से सबकी फाइटिंग स्पिरिट वापस जाग जाती है। मामोरू कॉर्नर किक लेता है और अब मामोरू भी अटैक में शामिल हो जाता है। कीडो अपनी पावर से बॉल पास करता है, जिसे शुया और मामोरू साथ में शूट करते हैं। बॉल सैनबेयामा के इमॉर्टल बॉल को चीर देती है और स्कोर टाई हो जाता है। लास्ट मोमेंट में रियुगो एक और गोल स्कोर कर देता है और रेमंड को जीत दिलाता है।
उस रात कीनो को अचानक लेनो का कॉल आता है जो कभी पहले मर गया था। टोमन को ये पता है कि वो हॉस्पिटल में मर गया था। उस वक्त लेनो के फादर ने ऐसा कहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो क्यों मरने का प्रिटेंड कर रहा था। इस बीच मेंबर्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तभी एक लड़का सॉकर फील्ड पर आता है और सबको बीट करते हुए शॉट मार देता है, लेकिन मामोरू इसे ब्लॉक कर देता है। वो अपने आप को लेनो के रूप में इंट्रोड्यूस करता है जो अब अमेरिका से वापस आया है। कीडो लेनो के बारे में जानता है जो अमेरिकन सॉकर का जीनियस है और इसका नाम इचिनोज है। जब कीनो आती है तो इचिनोज उसे तुरंत गले लगा लेता है। इचिनोज कहता है कि उस वक्त डॉक्टर ने उसे बोला था कि वो सॉकर नहीं खेल सकता है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था और वो नहीं चाहता था कि वो उसे ऐसे देखे। इसीलिए उसने अपने फादर से कहा कि वो उन्हें बता दें कि वो मर गया है, लेकिन आखिर में उसने सॉकर छोड़ने का सोचा नहीं और हर दिन उसने अपने पैर की फंक्शन को वापस पाने की कोशिश की। उस वादे की वजह से जो तीनों ने मिलकर किया था, वो अमेरिका में एक टीम बनाने का प्लान कर रहा है। मामोरू को यह देखकर हैरानी होती है कि इचिनोज कीडो के साथ बराबर खेल सकता है और मामोरू को स्कोर करने की कोशिश कर रहा है। इचिनोज और मामोरू 1 घंटे तक चैलेंज करते हैं। इचिनोज को लगता है कि यहाँ के प्लेयर्स अमेजिंग है, लेकिन इचिनोज कहता है कि उसकी अमेरिकन टीम नहीं हारेगी। इचिनोज दोस्ती दिखाने के लिए एक टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहता है जिसमें उसे डोमोन की मदद चाहिए जो पेगासस टेक्निक है। इस टेक्निक में 3 प्लेयर्स को परफॉर्म करने की जरूरत होती है, लेकिन वो बार बार फेल हो जाता है। तीनों को सेम स्पीड से भागना होता है और बॉल को किक करना होता है ताकि वो स्पिन हो सके। ओटोनाशी सोचती है कि वो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं जबकि उन्हें ये टेक्निक टूर्नामेंट में यूज करने का मौका ही नहीं मिलेगा। कीनो कहती है कि वो बस परफेक्टली साथ में परफॉर्म करना चाहते हैं। अगले दिन तीनों पेगासस टेक्निक प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन फिर से फेल हो जाते हैं। कीनो कहती है कि वो एज ए टारगेट खड़ी होगी जो कि बहुत जोखिम भरा है, पर वो सभी पर विश्वास करती है। तीनों लोग इस बार सक्सेसफुल हो जाते हैं और इस पर बहुत खुश होते हैं। बाकी मेंबर्स हमेशा तैयार रहते हैं अगर इनो हर्ट हो जाती तो। इचिनोज को लगता है कि कीनो की टीम बेस्ट है और उसे सभी से मिलकर खुशी होती है। उस रात मामोरू और कीनो सोचते हैं कि इचिनोज अब तक प्लेन पर चढ़ गया होगा, लेकिन अचानक से इचिनोज आ जाता है और उन्हें सरप्राइज कर देता है। इचिनोज कहता है कि उसे यहाँ सॉकर खेलने में खुशी महसूस हुई है और वो रेमंड मेंबर्स के साथ सॉकर खेलना चाहता है और मामोरू के साथ लड़ना चाहता है, इसीलिए वो कुछ समय के लिए जापान रहेगा। ओटोनाशी जल्दी आती है और सबको बताती है कि उनका अगला मुकाबला किटागावा शेशु से है, वही स्कूल जहां शुया पहले खेला करता था। इस बीच ज्यूज और कैरिबियन सेमीफाइनल्स खेल रही होती है। मैच शुरू हुए केवल 10 मिनट ही हुए थे, लेकिन कैरिबियन टीम अब खेलने लायक ही नहीं बचती, इसीलिए ज्यूज अगले राउंड में आगे बढ़ जाती है। अगली सुबह मामोरू कैंडी खरीदने जाता है। वहाँ किटागावा टीम का मुकाटा ट्रायो दिखता है और वो लोग शुया को डरपोक बोलते हैं। कीडो मामोरू को बताता है कि मुकाटा ट्रायो किटागावा के करंट एसेस है और शुया के पुराने टीममेट्स भी हैं। वो ट्रायो कहते हैं कि वो ज्यादातर बेंच पर बैठा करते थे ताकि शुया चमक सके और हमारी टीम जीत सके, लेकिन उस साल फाइनल्स में शुया नहीं आया। उन लोगों को लगा कि शुया प्रेशर नहीं संभाल पाया और भाग गया। इसी वजह से उन्हें शुया से बहुत नफरत हो गई है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि शुया उस दिन नहीं आया क्योंकि उसकी बहन गिर गई थी और उसे चोट लगी थी। मामोरू उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो शुया को उकसाने के लिए बॉल मार देते हैं। शुया इसे इग्नोर करता है, लेकिन मामोरू चुप नहीं रहता। मामोरू ट्रायो को मैच के लिए चैलेंज करता है और तीनों एक्सेप्ट भी करते हैं क्योंकि वो रेमंड के गोलकीपर की क्षमता देखना चाहते हैं। आगे वो सब सॉकर फील्ड पर पहुंच जाते हैं। ट्रायो का पहला किक बैक टोर्नाडो होता है। इसको रोकने के लिए मामोरू बॉल को बार बार पंच करता है। इससे ट्रायो को मामोरू की क्षमता का रफ आइडिया लग जाता है और वो अपनी सबसे मजबूत टेक्निक ट्रायंगल जी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे मामोरू का पंच ब्लॉक नहीं कर पाता और सबको शॉक लग जाता है। अब ट्रायो कहता है कि वो शुया से ज्यादा स्ट्रांग है और इसीलिए रेमंड से नहीं हारेंगे। उनका कोच आता है और उन्हें क्लब में वापस जाने को बोलता है। कोच देख के खुश होता है कि शुया ने सॉकर खेलना नहीं छोड़ा। आगे इचिनोज निशिगाकी को बुलाता है जो इचिनोज, डोमन और कीनो का टीममेट हुआ करता था। निशिगाकी उन्हें देखकर खुश होता है जैसे कोई सपना हो, लेकिन वो कहता है कि ये अनफेयर है क्योंकि वो अलग टीम में है और तुम सभी एक साथ हो। आगे मामोरू प्रैक्टिस करने इन एवकारी सेंटर जाता है और तय करता है कि वो ट्रायो को जरूर रोकेगा। अगली सुबह रेमंड और किटागावा टीम के बीच सेमीफाइनल शुरू होने वाला है। किटागावा टीम किक ऑफ करती है और ट्रायो डिफेंडर्स को पास करते हुए बैक टोर्नाडो का इस्तेमाल
इस्तेमाल करते हैं। इस बार मामोरू भी बॉल को बार बार पंच करता है, लेकिन वो ब्लॉक नहीं कर पाता। उनका शॉट कल से बिल्कुल अलग होता है। उन्होंने कल जब ये शॉट खेला था तब उन्होंने अपनी फुल पावर यूज नहीं की थी। किडागावा टीम लगातार अटैक कर रही थी, लेकिन रेमंड के मेंबर्स उन्हें आसानी से पेनल्टी एरिया तक पहुंचने नहीं दे रहे थे। मामोरू बैक टोर्नाडो को अब ब्लॉक कर देता है और रेमंड टीम काउंटर अटैक शुरू करती है। र्यूगो और शुया डिफेंडर का ध्यान खींचते हैं ताकि डोमोन, इचिनोज और मामोरू पैगसस का इस्तेमाल कर सके, जिससे स्कोर टाई हो जाता है। फर्स्ट हाफ खत्म हो जाता है। ट्रायो ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रेमंड ऐसी टेक्निक छुपा रही है। निशिगाकी ट्रायो को बताता है कि वो पैगसस टेक्निक के बारे में जानता है, इसीलिए वो उसको ब्लॉक करेगा। सेकंड हाफ स्टार्ट होता है। ट्रायो ट्रायंगल जी दिखाने का फैसला करती है। मामोरू गॉड हैंड का इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर भी बॉल को ब्लॉक नहीं कर पाता। उन्होंने गॉड हैंड को पेंट्रेट करके तोड़ दिया होता है, जिसे देखकर मामोरू हैरान रह जाता है। रेमंड टीम इसको ट्राई करना चाहती है, लेकिन इशिगाकी उन्हें नहीं करने देता। वो स्पिनिंग कट से ब्लॉक कर देता है, जिससे पैगसस अटैक फेल हो जाता है। शुया कहता है कि चिंता मत करो, मैं इक्वलाइजर स्कोर करूंगा। वो बॉल लेता है और रियो के साथ मिलकर गोलकीपर को अटैक करता है, लेकिन गोलकीपर बॉल को ब्लॉक कर लेता है। बॉल वापस से बाउंस होती है और शुया को शूट करने का दोबारा मौका मिलता है। बॉल गोल में जाती है और स्कोर टाई हो जाता है। अब दोनों टीम्स बॉल के लिए जबरदस्त लड़ रही होती है और एक दूसरे को अपनी सबसे मजबूत टेक्निक इस्तेमाल नहीं करने दे रही होती है। सिर्फ कुछ मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम बचा था। ट्रायो को ट्रायंगल जी का मौका मिलता है। मामोरू बॉल को ब्लॉक करने का तय करता है, लेकिन वो पीछे ढकेल रहा होता है। तभी काबेयामा और क्यूमात्सु मामोरू को सपोर्ट करने आ जाते हैं, जिससे बॉल रुक जाती है। रेमंड काउंटर अटैक शुरू करती है। शुया उसे पैगसस करने को कहता है। इस बार वो निशिगाकी की बैरियर को पार कर लेते हैं और पैगसस का स्पेशल वर्जन यूज करते हैं और बॉल गोल में चली जाती है, जिससे मैच रेमंड टीम जीत जाती है और इसी के साथ रेमंड फाइनल्स में पहुंच जाती है। किडागावा का कोच खुश था कि शुया काफी अच्छा प्लेयर बन गया है। कोच ट्रायो को शुया की बहन के एक्सीडेंट के बारे में बताता है। ट्रायो को रियलाइज होता है कि उन्होंने शुया को गलत समझा और वो उससे माफी मांगते हैं। अगला मैच जो कि फाइनल्स है वो रेमंड और ज्यूस के बीच होना है। आगे अगले दिन मामोरू एक सपना देखता है जिसमें वो ज्यूस से हार गया। वो बहुत दुखी मन से स्कूल पहुंचता है। मामोरू का हैंड ट्रायो के ट्रायंगल जी को ब्लॉक नहीं कर पाया था। इसका मतलब था कि वो ज्यूस के प्लेयर के शॉट्स को भी ब्लॉक नहीं कर पाएगा। डोमन मामोरू को उसके दादाजी की नोटबुक पढ़ने को बोलता है, इस उम्मीद से कि शायद वहाँ कोई टेक्निक हो जो गॉड हैंड से भी ज्यादा सुपीरियर हो। उसके दादाजी के लिखे हुए अनुसार एक टेक्निक है जिसे माजिन द हैंड कहते हैं। ये उनकी सबसे ताकतवर टेक्निक है। आगे सब प्रैक्टिस करने लगते हैं। कीड़ो को पता था कि मामोरू अपने करंट लिमिट तक पहुंच गया है। वो सोचता है कि क्या मामोरू इस लिमिट को पार कर पाएगा। इस बीच नात्सुमी के पिता को होश आ जाता है। वो नात्सुमी से कहते हैं कि उन्हें शक है कि मेरे एक्सीडेंट के पीछे उस कमांडर का हाथ है, इसीलिए तुम रेमंड टीम को ये इन्फॉर्मेशन देते हुए उन्हें संभलने को कहना। इंस्पेक्टर ओनिग्वारा हिबिकी के रेस्टोरेंट पर आता है, जहां उन्हें रेमंड सॉकर टीम भी बैठी मिलती है। वो सबको साथ में देखकर कमांडर कागेयामा के बारे में बताने का फैसला करता है। 50 साल पहले कागेयामा के पिता टोगो जापान सॉकर फेडरेशन के प्रतीक माने जाते थे। वो बहुत टैलेंटेड थे और उन्हें बहुत लोग पसंद किया करते थे। उनकी टीम को लगा कि उनकी टीम वर्ल्ड टूर्नामेंट में खेलने के लिए चुनी जाएगी, लेकिन एक यूथ टीम चुनी गई जो मामोरू के दादाजी की टीम थी और टोगो की टीम बाद में गॉड ऑफ मिस फॉर्चून के नाम से जानी गई, क्योंकि जब भी वो खेलते थे तो उनकी टीम हमेशा हार जाती थी। एक दिन टोगो गायब हो गए और कागेयामा की माँ भी बीमारी से मर गई। कागेयामा के लिए सॉकर ने उसकी फैमिली को बर्बाद कर दिया और इस सदमे से उसे ये विश्वास दिलाया कि जीत ही सिर्फ एक कीमती चीज है। और तो और शुया की छोटी बहन का एक्सीडेंट भी कागेयामा से जुड़ा हुआ है। ओनिग्वारा आगे कहते हैं कि आसमान में एक स्पेसशिप था और कागेयामा उसमें बैठा था। वो ज्यूस टीम का कमांडर था। उसने अपने प्लेयर्स को कुछ पीने को दिया था जिसे वो होली वाटर बोलता है। अगले दिन मामोरू अब भी क्रेजी प्रैक्टिस कर रहा था और ये समझने की कोशिश कर रहा था कि माजिन द हैंड कैसे इस्तेमाल करे। उसकी माँ दूर से उसे देख लेती है और उसको समझ आता है कि उसका बेटा सच में सॉकर से प्यार करता है। जब मामोरू घर आता है तो उसकी माँ उससे कहती है कि मामोरू का सॉकर खेलना उसे पसंद नहीं है, लेकिन अगर ये उसका जुनून है तो वो उसका सपोर्ट जरूर करेगी। वो कहती है कि उसका पिता अक्सर कहते थे कि अगर तुम अपनी ताकत अपने लेग्स और हिप्स पर केंद्रित करोगे तो कोई भी बॉल नहीं है जो तुम नहीं पकड़ सकते।
अगली सुबह मामोरू 2 बॉल्स को एक साथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक ज़्यूस टीम का कैप्टन आफरो वहां आता है और दोनों बॉल्स को पकड़ लेता है, जिसे देखकर सबको हैरानी होती है। आफरो कहता है कि वो एक गॉड है और मामोरू की प्रैक्टिस बेकार है क्योंकि इंसानों का देवताओं से जीतना मुमकिन नहीं है, जिसे मामोरू को गुस्सा आ जाता है। आफरो मामोरू को इंसान और देवताओं के बीच का फर्क दिखाने के लिए एक जबरदस्त शॉट मारता है। मामोरू उस शॉट को ब्लॉक करने की कोशिश करता है और गिर जाता है, लेकिन फिर भी वो खड़ा हो जाता है। ये देखकर आफरो हैरान रह जाता है क्योंकि ये पहली बार था जब किसी गोलकीपर ने गॉड के शॉट का सामना करने के बाद भी खुद को संभाल लिया। थोड़ी देर तक घूरने के बाद आफरो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। आगे फाइनल्स का दिन आता है। रेमंड की टीम स्टेडियम पर पहुंचती है, लेकिन उन्हें बताया जाता है कि मैच का वेन्यू बदल दिया गया है। अब वो ज़्यूस स्टेडियम में खेलेंगे। स्टेडियम की जगह और वहां का माहौल और भी ज्यादा डरावना होता है। कागयामा खुद वहां आया था और उन्हें देख रहा था। मैच से पहले कोच हिबिकी मामोरू को बताते हैं कि तुम्हारे दादाजी की मौत कागेयामा की वजह से हुई थी। ये सुनकर मामोरू शॉक में आ जाता है। उसका मन एक पल के लिए नफरत और गुस्से से भर जाता है। कोच हिबिकी ये जानना चाहते थे कि क्या मामोरू नफरत के साथ सॉकर खेलना चाहता है या इसे इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहता है। अगर मामोरू बदला लेना चाहता तो हिबिकी तुरंत मैच कैंसिल कर देंगे। थोड़ी देर बाद अपने आप को संभालने के बाद मामोरू कहता है कि वो सॉकर अपने जुनून और मजे के लिए खेलता है, नफरत के लिए नहीं। कोच हिबिकी ने भी अंदाजा लगाया था कि मामोरू सही फैसला करेगा। वो सभी लॉकर रूम में जाते हैं और फील्ड पर जाने की तैयारी करते हैं। उनके शरीर पर लगे निशान उनकी मेहनत का सबूत दिखाते हैं। जैसे ही वो फील्ड पर आते हैं, ऑडियंस के जोर से तालियों की आवाज उनका हौसला बढ़ाने लगती है। सामने ज़्यूस टीम खड़ी थी जो अपने अपोनेंट्स को इतना डोमिनेट करने के लिए मशहूर है कि उन्हें लड़ने लायक भी नहीं छोड़ती है। मैच के पहले ही मैनेजर होली वाटर लेकर आते हैं जिसे सब पीते हैं। ये उनका मैच जीतने का सेलिब्रेशन होता है जो कि मैच से पहले ही कर रहे हैं। मैच शुरू होता है और ज़्यूस किक ऑफ करती है। बॉल कैप्टन आफरो के पास पहुंचती है। वो एक टेक्निक हेवन टाइम का इस्तेमाल करता है जो टाइम को फ्रीज करने का असर डालती है। आफरो बस आगे चलता जाता है। रेमंड के सभी डिफेंडर्स को पार करते हुए आराम से वो निकल जाता है। ऊपर से वो टोर्नाडो का इस्तेमाल करके दूसरे प्लेयर्स को दूर फेंक देता है। आफरो मामोरू के सामने अपने पंख फैलाता है और एक जबरदस्त शॉट मारता है जिसे मामोरू गॉड हैंड का इस्तेमाल करके रोकता है। पर मामोरू की सबसे मजबूत टेक्निक भी ज़्यूस की ओवर पावरिंग पावर के सामने फेल हो जाती है। लेकिन रेमंड टीम गिव अप नहीं करती और तुरंत ही काउंटर अटैक शुरू कर देती है। ज़्यूस का कोई भी प्लेयर मूव नहीं करता है। वो रेमंड को फ्री अटैक करने का मौका देते हैं। गोलकीपर पोसाइडन बड़ी आसानी से बॉल को ब्लॉक करता है। वो ने दोबारा शूट करने का चैलेंज देते हुए रेमंड की तरफ वापस थ्रो करता है। तब कीड़ो सुइया और इचिनोज के साथ मिलकर एम्परर पेंगुइन का कॉम्बिनेशन अनलीज करता है, लेकिन वो फिर भी पोसाइडन की वाटर बॉल के सामने फेल हो जाती है। पोसाइडन फिर बॉल वापस रेमंड की तरफ थ्रो करता है और एक और बार चैलेंज देता है। रेमंड इस बार फ्यूनिक्स का इस्तेमाल करती है, लेकिन वो भी पोसाइडन की फिस्ट के सामने ब्लॉक हो जाता है। रेमंड की कोई भी टेक्निक ज़्यूस के गोलकीपर को हरा नहीं पा रही थी। इससे टीम पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। आगे ज़्यूस टीम रेमंड के डिफेंडर्स को क्रश कर रही थी और मामोरू बार बार गॉड हैंड यूज करते हुए बॉल ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार फेल हो जाता है। श्रीयोंजी जो कि चोटिल हो जाता है और उसे फील्ड छोड़ना पड़ता है। उसकी जगह एक सब्स्टिट्यूट आ जाता है, लेकिन ज़्यूस के प्लेयर रेमंड के हर एक प्लेयर पर एक एक करके हावी हो रहे थे। आगे रेमंड के 2 और प्लेयर्स भी इंजर्ड हो जाते हैं और उनकी जगह सब्स्टिट्यूट आ जाते हैं। रीगो अटैक लीड करने की कोशिश करता है, लेकिन पोसाइडन इजीली उनका शॉट ब्लॉक कर देता है, जिससे रियोगो भी इंजर्ड हो जाता है। मेगन जो बहुत नर्वस था फील्ड पर आने का डिसीजन ले लेता है, लेकिन जैसे ही वो फील्ड पर आता है ज़्यूस टीम उसको वापस वैसे ही भेज देती है इंजरी के साथ। इंजरीज की वजह से रेमंड टीम अब 10 प्लेयर के साथ खेल रही थी। ज़्यूस की पावर के सामने बचे हुए रेमंड के प्लेयर्स एक एक करके स्ट्रगल करते जा रहे थे। आफरो मामोरू से डायरेक्टली पूछता है, क्या तुम अब भी फाइट करना चाहते हो जब तुम्हारे टीममेट्स इतने तकलीफ में है? मामोरू के टीममेट्स
टीममेट्स उसको इनकरेज करते हुए बोलते हैं, हेजिटेट मत करना, हम फाइट करते रहेंगे। अब मामोरू अपनी टीम की होप के साथ फील्ड पर खड़ा होता है। कागेयामा ज़्यूस टीम को रेमंड को क्रश करने का ऑर्डर देता है और ज़्यूस अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग टेक्निक से रेमंड पर डोमिनेट करते रहते हैं। मामोरू माजिन द हैंड का यूज करता है, लेकिन वो बॉल सिर्फ बाउंस कर पाता है। ज़्यूस के प्लेयर मामोरू को शॉट से कंटिन्यूसली टॉर्चर करते रहते हैं, लेकिन आफ्रो बॉल को सडनली आउट बाउंस किक कर देता है क्योंकि वो पानी लेना चाहते थे। कुछ गर्ल्स जो साइड लाइंस पर खड़ी थी ऑब्जर्व कर रही थी कि ज़्यूस का पानी कुछ अलग लग रहा है। वो ज़्यूस के वाटर स्टोरेज एरिया में चेक करने का प्लान बनाती है। इंस्पेक्टर ओनिग्वारा भी उनके साथ आ जाता है, जो उन्हें गाइड करता है और गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करने का सजेशन देता है। मैच का स्कोर 3-0 हो चुका है और रेमंड के प्लेयर्स थक कर फील्ड पर लेटे हुए हैं। रेफरी मैच को रोकने ही वाला था, लेकिन मामोरू अब भी खड़ा हुआ है। रेमंड के प्लेयर्स भी गिव अप नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें पता है कि चाहे मामोरू पर कितना भी टॉर्चर हो, वो खड़ा रहेगा। आफ्रो एक बार फिर अपनी विंग्स ऑफ गॉड टेक्निक एक्टिवेट करता है और मामोरू को इस किक से खत्म करने का प्लान बनाता है। खुशकिस्मती से रेफरी विसल बजाता है और पहला हाफ खत्म हो जाता है। नात्सुमी फील्ड पर आती है और सबको बताती है कि ज़्यूस टीम जो पानी पी रही है वो कंटेमिनेटेड है। इंस्पेक्टर ओनिग्वारा इसकी पूरी जांच कर रहे हैं। नात्सुमी और हिबिकी उन्हें मैच छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन रेमंड के प्लेयर्स कहते हैं कि वो अपनी विल पावर और डिटर्मिनेशन के साथ यहाँ तक पहुंचे हैं और अब वो गिव अप नहीं करेंगे। नात्सुमी और हिबिकी उन पर विश्वास करते हैं और उन्हें सपोर्ट करते हैं। दूसरा हाफ शुरू होता है। रेमंड स्कोर करने की कोशिश करती है, लेकिन ज़्यूस की ओवर पावरिंग स्ट्रेंथ के सामने वो क्रश होते जा रहे हैं। आफ्रो मामोरू को टारगेट करता है और उससे पूछता है, तुम गिव अप क्यों नहीं करते? तुम देवताओं की ताकत का सामना कभी नहीं कर सकते हो। मामोरू खड़ा होता है और गुस्से में कहता है, सॉकर को खराब मत करो। आफ्रो गुस्सा हो जाता है और मामोरू को बॉल से टॉर्चर करना जारी रखता है, लेकिन हर बार मामोरू गिरने के बाद दोबारा खड़ा हो जाता है। इससे आफ्रो को डर लगने लगता है। आफ्रो अपनी अल्टीमेट टेक्निक का इस्तेमाल करके मामोरू को खत्म करने की कोशिश करता है। मामोरू अपने ग्लव्स को देखता है और उसे याद आता है कि उसके दादाजी ने ग्लव्स पर क्या लिखा था। दादाजी ने अपने लेफ्ट हैंड से माजिन द हैंड का इस्तेमाल किया था क्योंकि ये दिल की शक्ति को केंद्रित करता है। मामोरू आखिरकार माजिन द हैंड एक्टिवेट करने में सफल हो जाता है। मामोरू बॉल को ब्लॉक करता है और उसे कीडो की तरफ थ्रो करता है। मामोरू की सफलता देखकर उसके टीममेट्स का फाइटिंग स्पिरिट वापस आ जाता है। कीडो बॉल शुया को पास करता है, जो एक पावरफुल शॉट मारता है। कीडो शुया के शॉट में अपनी ताकत ऐड कर देता है, जिसे ज़्यूस का गोलकीपर ब्लॉक करने में फेल हो जाता है। रेमंड का पहला स्कोर हो जाता है। आफ्रो को विश्वास नहीं होता कि देवताओं की ताकत इंसानों के सामने हार सकती है। वो एक और पावरफुल शॉट मारता है, लेकिन मामोरू अब कॉन्फिडेंटली माजिन द हैंड से बॉल को पकड़ लेता है। उसके बाद शुया और कीडो मिलकर दूसरे गोल स्कोर करते हैं और फिर तीसरा गोल स्कोर होता है और स्कोर टाई हो जाता है। कागेयामा इस सिचुएशन को देखकर शॉक हो जाता है। रेमंड के फाइनल अटैक के लिए इचिनोज, डोमन और शुया फियोनिक्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। बॉल गोल में जाती है और स्कोर 4-3 हो जाता है। रेमंड मैच जीत जाती है। आगे इंस्पेक्टर ओनिग्वारा कागेयामा के पास आता है और कहता है कि मुझे पता चल गया है, वो इंग्रेडिएंट मिलाए गए हैं जो इंसानों के शरीर की स्थिति को अननेचुरल बना देता है। फैंस रेमंड की जीत को सेलिब्रेट करते हैं, उनके हौसले और टीम वर्क को चीयर करते हैं और इसके साथ होती है वीडियो खत्म। दोस्तों, इसके बहुत सारे एपिसोड हैं जिसमें से कुछ मैंने कवर किए हैं इस वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि हम इसके ऊपर वीडियो लेकर आए तो आपको पहले हमारे बैकअप चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस चैनल को भी हमारी वीडियो को लाइक करना होगा और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, हमें कमेंट करके बताना होगा कि आप नई वीडियो चाहते हैं। तो जल्दी जल्दी वीडियो पे कमेंट करो।